मिनरल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, चाहे आप घर की बात करिए, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी की बात करिए, आप अपने शरीर की बात करेंगे तो आपके शरीर में भी ना जाने कितने सारे मिनरल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और रैट होल माइनिंग जो है अभी बैन कर दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। कहाँ की जाती थी? जोवाई चेरापूंजी में, मेघालय वाले सेक्शन में। किस चीज़ की है? कोल माइनिंग है। यहाँ पे क्या करते थे? फैमिली मेंबर्स की मदद से ऐसे टनल जैसा खोद लेते थे, सुरंग जैसी, और यहाँ से जो है लोग कोयला वगैरह निकालते थे। आपने गुजरात मैप पे देखा होगा, ये जो छोटा सा कट आता है ना बेटा, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। और इधर के साइड जो छोटा सा कच्छ आता है, खाम्बत की खाड़ी, इसको आप गल्फ ऑफ कैम्बे कहते हैं। इंपॉर्टेंट फील्ड्स है जहाँ पे आप ये नेचुरल गैस वगैरह जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मणिकरण गुरुद्वारा, तो वहाँ जो खाना बनता है ना बेटा, वो इसी गर्म पानी में बनता है, बॉईल करके। हाँ, गैस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, तो प्रॉपर गर्म पानी के अंदर ही खाना बॉईल करके बनाया जाता है। क्या हाल चाल उड़ान, क्या हाल चाल मेरे सुपर उड़ानियंस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे हो, जबरदस्त हो, मस्त हो, धुआंधार हो, बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ के अंदर। चलिए, तो बच्चों क्या है कि एक जबरदस्त और सुपर वाला सेशन है ना। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर एक बड़ा टिपिकल सा चैप्टर है और काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है इस चैप्टर करने में। मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े थे इनफैक्ट, है ना। कमेंट में एक चैप्टर ऐसा था जिसकी डिमांड बच्चों के साइड से यार काफी हैवी आ रही थी, ठीक है। और सिंस तुम लोग की, देखो मैंने हमेशा कहता हूं कि जब भी तुम कोई कमेंट करते हो वीडियो के ऊपर, है ना, मैं हमेशा यार उस कमेंट को पढ़ता हूं, बिकॉज वो कमेंट एक तरीके से एक जरिया है यार तुम लोग से कम्युनिकेट करने का और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, तुम्हारी बातों को समझने का। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि सर हमारी लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमको, है ना, ऐसे सारी चीजों पे थोड़ा सा गाइडेंस दे दो। तो देखो तुमको कैसे आगे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका स्ट्रैटेजी प्रॉपर एक छोटे से 25-30 मिनट के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपके इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके इसी चैनल के ऊपर। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है उनसे कि आप प्लीज उस वीडियो को देखिए और उससे आपको जो आपके मन के सवाल है ना कि सर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी, सर क्या ऐसा कर डाले कि लास्ट के इन महीनों में, जो लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं, इसमें जो है ना बहुत अच्छा स्कोर कर पाए सब्जेक्ट्स के अंदर। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर हम आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी जवाब मैंने वहां पे दिया है। आपकी गलतियों से लेकर के, आपके सिलेबस से लेकर के, आपको क्या क्या जुगाड़ करने चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स आपको अपनानी चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब इतने सारे सवाल थे यार, तो पॉसिबल नहीं होता कई बार कि जब आपको पढ़ा रहा हूं मैं उस टाइम पे सारी चीजों को एक साथ डिस्कस करना, ठीक है, वो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। नहीं तो क्या होगा कि आप टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसी वजह से वहां पे एक छोटा सा वीडियो डाला था, तो आप चाहते हैं आप जाएं तो बिल्कुल देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर है। और इनफैक्ट मैंने ही नहीं, आपके जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के जितने भी डाउट्स हैं, उन चीजों को लेकर के, उन कॉमन समस्याओं को लेकर के आपके सारे लविंग फैकल्टीज ने आपको स्ट्रैटेजीज दी हैं, आपको तरीके बताए हैं। अब इन तरीकों पे अमल करना, इन तरीकों को सही तरीके से अपने लाइफ में उतारना, उसको प्रैक्टिस करके उसके साथ इवॉल्व होना, ये सारी चीजें यार अब आपके हाथ में। हम आपको बता पाएंगे, हम आपको गाइड कर पाएंगे, आपको मेंटोर कर पाएंगे यार, खड़े रहेंगे आपको गाइडेंस देने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पे, हर एक जगह पे, है ना। लेकिन एंड ऑफ द डे यार मेहनत तुमको ही करनी है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के बाहर नहीं आओगे, जब तक अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करना बंद नहीं करोगे, जब तक सीरियसनेस और डिसिप्लिन नहीं लेकर के आओगे एटलीस्ट इन लास्ट के 3-4 महीनों में, तब तक रिजल्ट्स नहीं आते यार। तो रिजल्ट्स आएंगे आपके एफर्ट के साथ। और मैं हमेशा कहता हूं जिस बच्चे का रिजल्ट आता है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी बच्चे का होता है, क्योंकि हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, पढ़ने के लिए आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। मैं कह रहा हूं आज मल्टीपल रिसोर्सेज इंटरनेट पे आपके पास अवेलेबल हैं, आप कहीं से जाके कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कई सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप कहीं से भी पढ़िए। लेकिन द पॉइंट इज कि यार आप जब तक पढ़ना नहीं चालू करोगे, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद एफर्ट नहीं करोगे, कोई मटेरियल, कोई वीडियो, कोई वन शॉट, कोई माइंड मैप, कोई छोटा सा छोटा स्ट्रेटेजी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इट इज यू हु हैव टू डिसाइड। आपको अब डिसाइड करना है यार कि आपको बदलाव लाना है, चेंज लाना है या नहीं लाना है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट। कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, कोई सब्जेक्ट इजी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आप कैसे सोचते हो। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर मन में ही हार गए तो यार हार जाओगे, मन में जीत गए तो जीत जाओगे, ठीक है। चलिए, तो पब्लिक की हैवी डिमांड पे चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, वीडियो को देखो, वीडियो में कंटेंट भरपूर रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, लेकिन वीडियो में शॉर्ट ही रखूंगा। शॉर्ट इसलिए रखूंगा ताकि बच्चे इससे रिवाइज कर पाए, खासकर वो बच्चे जिनके बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं, उनके लिए वन शॉट्स एकदम कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर का एकदम ताबड़तोड़ रिकॉल प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, ये वन शॉट आपके बहुत मदद करने वाले हैं, ठीक है। अभी नहीं और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी।
तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। काफी बातें हो गई हैं आपसे आई गेस, है ना, 3-4 मिनट की बात मैंने कर ली है। और जरूरी यार मेरे प्यारे जबरदस्त सुपरस्टार्स, और तुम लोग से बात नहीं करेंगे, तुमको गाइड नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, है ना। चलिए तो बच्चों आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे मिनरल्स क्लासिफिकेशन की, हम बात करेंगे फेरस नॉन फेरस मिनरल्स की, हम बात करेंगे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की, और हम बात करेंगे यहाँ पे मैप वर्क की। ठीक है, तो मैप वर्क भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है चैप्टर का मैप वर्क। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर, क्या आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, और जितना बता रहा हूं उतना ही मैप वर्क करके जाना, उसके अलावा एक शब्द आगे नहीं करना है मैप वर्क के अंदर। जितना बता रहा हूं उतना कर लोगे, मैप में पूरे नंबर है तुम्हारे। ठीक है, बात समझ में आई। चले अब ले आया हूं भैया आपके अपने फेवरेट डिमांड पे आपका बड़ा प्यारा प्यारा दोस्त, यानी आपका क्लास का मॉनिटर जिसका नाम है डगलस। तो देखिए डगलस भैया आ चुके हैं आपके साथ। तो हाँ जी दोस्तों, मैं हूं डगलस, आपके क्लास का मॉनिटर, है ना। अगर किसी ने शोर मचाया तो सर को बता दूंगा, हाँ तो समझ जाओ भैया। और फटाफट से कोना पकड़ लो, खाने पीने की चीज रख लो साथ में के, जिसमें तुम्हें एनर्जी भी आती रहे, भूख भी ना लगे और तुम्हारा कंसंट्रेशन भी ना बिगड़े। ठीक है, चलिए तो आइए आगे बात करते हैं फटाफट से नाउ। तो भैया हमारे विधायक जी आ चुके हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि आजा ब्रो तुझे मस्त कहानी सुनाता हूँ, हुई हुई हुई। ठीक है, तो विधायक जी जो है आ गए दोबारा से आपको कहानी सुनाने के लिए। तो आइए देखते हैं यार विधायक जी के पिटारे में आज कौन सी कहानी है। तो विधायक जी बता रहे हैं आपके कि हवन के बारे में कहानी बता रहे हैं। अच्छा, हवन करेंगे वाला हवन नहीं है, इस आदमी का नाम हवन है। ठीक है, तो हवन जो है ना गुवाहाटी आता है अपने पिताजी के साथ। अच्छा, हवन क्या है, एक बड़े दूर दराज के गांव में रहता है। बड़ी प्यारी कहानी, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो हवन क्या है, एक दूर दराज के गांव में रहता है, रिमोट विलेज में। ये क्या है, लोगों को देखता है यार, पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउस लाइक ऑब्जेक्ट्स, जो कि रोड पे चल रहे हैं। इसको लगता है कि लोग यार एक घर जैसे डब्बा जैसे चीज में बैठ के जा कहां रहे हैं आखिर। ठीक है, इसको एक किचन दिखाई देता है, किचन जो है अपने साथ एक घर घसीट के लेके चला जा रहा है। ठीक है, अब इसको ना बड़ा ये सब देख करके बड़ा अलग सा लगता है, कहता है यार ये क्या मजाक चीज चल रही है भैया, हम गांव में कभी देखे ही नहीं है। यहाँ खाना बनाने वाला सामान घर के साथ चला जा रहा है, लोग डब्बे में बैठ के कहीं भागे चले जा रहे हैं, चल क्या रहा है पिताजी, कौन सी दुनिया में ले आए हो तुम, हैं। पिताजी से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अब क्या है, पापा से कहता है, बड़ा मासूम सवाल कहता है कि पापा हमारे घर इनके जैसे मूव क्यों नहीं कर सकते, जैसे गुवाहाटी में सब घर चलते हैं। तो पिताजी ने कहा बेटा ये घर नहीं है, ये बस और ट्रेन है। ठीक है, हमारे घर बने होते हैं ईंटों से, ये ईंटों से नहीं बने होते, ये बने होते हैं आपके मेटल से, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इनको हम बस कहते हैं, इनको हम ट्रेन कहते हैं, लोग इसमें बैठते हैं, बैठ के ट्रैवल करते हैं। राइट दोस्तों, चलिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे आर ड्रिवन बाय एन इंजन, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि अपने आप से नहीं चलते, इनको चलाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है, इंजन इनको खींच के लेके जाता है, इनको चलाता है। तब समझ में आया हवन भैया के कि अच्छा ये सिस्टम चल रहा है। तो इनका सिस्टम जो है बड़ा अलग टाइप का था। अब बेचारा गांव का बच्चा, इसने कभी देखा ही नहीं इस प्रकार का सिस्टम, तो क्या करे। तो अब जब उसने पहली बार ये सिस्टम देखा तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये हिसाब किताब है। तो आपने देखा होगा यार, अपने आस पड़ोस अगर आप बात करो तो कितनी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी जहां पे मेटल्स का प्रयोग किया जाता है ना, या नॉन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो मिनरल्स का प्रयोग किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी घड़ी है, अब ये घड़ी के अंदर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, स्टील क्या है, अलॉय है, वो भी किससे बनती है यार, मिनरल से ही बनती है, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड का, इस डिजिटल बोर्ड की अगर आप बात करोगे तो इस डिजिटल बोर्ड के साइड में भी ना ये आई गेस लोहा हुआ टाइप का लगा हुआ है, प्लास्टिक तो नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के मिनरल्स का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर भी और इसके बाहर भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए प्यारा सा वीडियो, है ना, तो वो भी जिस डंडे पे टंगा हुआ है वो डंडा भी आपका जो है लोहे का बना हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर मैं अपने इस जगह की बात कर पाऊं जहां पे मैं आपके लिए प्यारा सा वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर मैं इस ओवरऑल स्टूडियो की बात कर पाऊं तो इस स्टूडियो के अंदर भी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी मेटल से बनी हुई है। ठीक है, या मिनरल से बनी हुई है, ज्यादा बेहतर शब्द होगा कहना मिनरल से बनी हुई है। ठीक है, चलिए आइए कुछ और तोड़ू जबरदस्त वाले फैक्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हवन की कहानी तो आपने सुन ली। अच्छा, तो मिनरल क्या होता है सर, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर व्हाट इज अ मिनरल, मिनरल क्या होता है। तो मिनरल बेटा कुछ नहीं, आप देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। मिनरल्स अगर आप देखोगे ये नेचर में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस है, मतलब नेचर में कुछ ऐसी चीज है जो पाई जाती है, नेचर मतलब आपके आसपास प्रकृति। तो ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनका एक प्रॉपर डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, कुछ इनकी खासियत होगी। और अगर आप देखोगे मैक्सिमम मिनरल्स आपको ना ऐसे पत्थर पत्थर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऐसे रॉक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है,
और जिससे मिनरल्स को निकाला जाता है ना बेटा, उसको हम कहते हैं ओर। क्या बोलते हैं उसको हम? ओर। अब कुछ बच्चे गाना शुरू कर देंगे, तेरी ओर, है ना, वो वाला नहीं भाई, ठीक है। तो जिससे आप मिनरल्स को निकालते हो, मिनरल्स क्या छुपे हुए हैं, ऐसे पब्लिकली ऐसे नहीं मिल रहे कि बाहर आ भैया मिनरल की सेल लगी है 200 में 200 में 200 में 200, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिनरल्स कैसे सेल नहीं लगी? तो मिनरल्स क्या है कि प्रकृति के अंदर बढ़िया पत्थर अत्थर होते हैं, उसके अंदर जो है आपको मिलेंगे। अब जिससे आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हो वो चीज कहलाती है आपकी ओर। क्या कहलाती है बेटा? ओर। ORE, ओर। सिंपल, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो मिनरल आपने देखा कैसा होता है। तो मिनरल क्या है, सीधी भाषा में देखो, अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा 1 मार्क्स की, देखिए 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी तो बेटा 1 नंबर आंसर लिखोगे। कहने का मतलब है ये एग्जैक्ट उठा करके लिख दोगे आपका, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है बेटा? मिनरल्स बहुत सिंपल चीज है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। तो ये क्या है? इट्स अ होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। नेचुरली मतलब जो कि प्रकृति में पाया जाता हो, जिसका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर हो, वो कहलाता है आपका मिनरल्स। क्या कहलाता है बेटा? आपका ये मिनरल्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहां पे क्या है बेटा हमारा, दिस इज मिनरल्स। डन बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। आपने ये वाला एडवर्टीजमेंट देखा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक नहीं है जी, मिर्ची है, मिर्ची, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो आदमी कह रहा है भैया नमक तो है नहीं, मिर्ची है, खानी हो तो बताओ। खतरनाक दांत देख रहे हो तुम इस आदमी के? ये इंसान रोज ब्रश करता है, इतना ब्रश किया, इतना ब्रश किया इसने, इसका दांत ही गायब हो गया अभी इसका, ठीक है। तो इसके टूथपेस्ट में नमक नहीं, मिर्ची है। इनफैक्ट ये वाला एडवर्टीजमेंट आपने बहुत बार देखा होगा। और मजे की बात आपको पता है क्या, कि टूथपेस्ट के अंदर ना नमक का तो पता नहीं, लेकिन जो आपके दांत को चमकाने का और मांझने का काम करता है ना, एक ऐसा मिनरल जरूर होता है, इसको आप फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं टूथपेस्ट की कहानी। देखिए टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो टूथपेस्ट क्या करता है? हमारे दांत साफ करता है। हम लोग रोज सुबह उठ करके टूथपेस्ट करते हैं। जो बालक नहीं करता है ना बेटा, करना शुरू कर दो। दांत में कल कीड़े लग जाएंगे, तुम्हारी हालत भी इस आदमी जैसी हो जाएगी जैसे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा आलस करता है, टूथब्रश नहीं करता है, बिना कुछ मुंह धोए, बिना कुछ, होते हैं कुछ बालक, होते हैं बालक नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं यार, बिना ब्रश के खाना खा गए, है ना, बिना ब्रश के चाय पी गए, अरे भाग्यवान चाय बना दो 2 कप। अरे भैया मुंह तो धो लो यार कम से कम, है। बिना मुंह धोए बिना ब्रश किए जो है चाय पाए, सब खा पी के बैठ गए, तो उनके दांत ना कुछ टाइम में वह भैया जैसे हो जाएंगे। तुम लोग ये कांड मत करना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। सबसे पहले उठिए, उठिए, मुंह धोइए, बढ़िया एक गुनगुना या नॉर्मल पानी पीजिए। पानी पीने के बाद वॉशरूम जाइए, वॉशरूम जाने के बाद जिस प्रकार की क्रिएटिविटी दिखाना है वहां दिखाइए। उसके बाद वापस आइए, मुंह धोइए, उसके बाद जो है कुछ खाया पिया करो, ठीक है। ऐसे मत खाया पिया करो। डन, चलो। तो अगर आप देखोगे तो टूथपेस्ट क्या करते हैं? टूथपेस्ट हमारे भैया दांत साफ करते हैं एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बहुत सारे मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स हो गए जो कि क्लीनिंग के काम आते हैं। लेकिन फ्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसको आप यूज करते हैं यहाँ पे कैविटीज, जो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं ना दांतों के बीच में, उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो टूथपेस्ट होते हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट जो आपके दांतों को सफेद करते हैं ना, कई सारे टूथपेस्ट आते हैं जो कहते हैं कि आपके दांतों को बनाए एकदम चमकदार सफेद, रात में जाए अंधेरे में बिना लाइट के अपने दांतों से लाइट जलाए। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो आपके दांतों को चमकदार बनाता है, ठीक है। और टाइटेनियम ऑक्साइड कहां से आता है? ऐसे मिनरल से, रूटाइल, एल्यूमिनाइट, आयनाटाइज, ठीक है। चलिए अब अगर आप देखोगा कुछ टूथपेस्ट के अंदर स्पार्कल होता है, ऐसे चमकता चमकता होता है, ऐसे खतरनाक कह रहे चमकीले दांत बना देंगे आपके, राइट। तो जो स्पार्कल आता है ना कुछ कुछ टूथपेस्ट के अंदर, दैट कम्स फ्रॉम माइका। तो माइका अगर आप देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नाउ टूथब्रश और जो टूथ ट्यूब, जो आपका टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है ना, इनफैक्ट उसको भी प्लास्टिक से बनाया जाता है। प्लास्टिक भी कहां से आती है? पेट्रोलियम से आती है, जो अगेन एक मिनरल है। तो आप कह सकते हैं कि देखो पूरा का सिस्टम जो है यहाँ पर टूथपेस्ट और टूथब्रश वाला, उसमें कितने सारे मिनरल्स का उपयोग किया गया है। तो मिनरल्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, चाहे आप घर की बात करिए, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी की बात करिए, आप अपने शरीर की बात करेंगे तो आपके शरीर में भी ना जाने कितने सारे मिनरल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो लाइफ प्रोसेस अगर हम बात करें, हमारे जीवन के जो अलग अलग प्रोसेस, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं हमारे जीवन के, ठीक है। ये मिनरल्स के बिना यार अकर नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे
हम लोग कितना मिनरल लेते हैं, हालांकि पॉइंट आपको बहुत कम लग रहा होगा, मात्र 0.3% हम लोग लेते हैं ऑफ द टोटल न्यूट्रिएंट्स, लेकिन आप देख सकते हो कि ये परसेंटेज भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके जो बाकी 99.7% न्यूट्रिएंट आप ले रहे हो ना बेटा, ना तो पचा पाओगे ना ही उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो आप देख सकते हो कि दिस 0.3% इज सो मच इंपॉर्टेंट कि जो बाकी सामान आप जितना भी खा रहे हो उसका सिर्फ 0.3% ही जो है आप कह सकते हो कि आपका मिनरल इंटेक है, लेकिन फिर भी वो मिनरल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो आप देखोगे आपको थकान भी होगी, आपको ऐसा फील भी आएगा जिंदगी बर्बाद हो गया, आप पढ़ भी नहीं पाओगे ठीक से, खा भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, सो भी नहीं पाओगे, बात भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, दिक्कत परेशानी समस्या, राइट। तो मिनरल्स यार शरीर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। चले लेट्स मूव फर्दर। ये हमारे चिमकंडी भैया है, तो चिमकंडी भैया का चिमकंडी फैक्ट। अब तुम इतने देर से अभी तुम चिमकंडी फैक्ट देख रहे थे ना, तो इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं था कि चिमकंडी फैक्ट क्या होता है। तो देखिए चिमकंडी फैक्ट ये हमारे चिमकंडी भैया है और ये सारे फैक्ट्स इन्हीं ने बताए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा चिमकंडी भैया को। चिमकंडी भैया अलग ही लेवल की प्राणी है, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो देख ली, दोबारा से चिमकंडी भैया ने सेम बात बता दी। चलिए लोग, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिमकंडी भैया की बात। चलिए अब कहानी के थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां तक कहानी समझ में आई कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स का क्या क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ मिनरल्स यूज होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सब तो आपने बता दिया कि सर मिनरल्स कहाँ होते हैं, मिनरल्स लाइक क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट में कौन कौन सा मिनरल होता है, हमारी बॉडी को क्यों चाहिए होते हैं, ये सारी कहानी आपने बता दी, मिनरल को डिफाइन भी कर दिया। सर ये बताओ, ये जो मस्त चीज आपने बताई है इसको खोजेंगे किधर से, किधर लेकर के आएंगे इसको, अकर कहां करते हैं सर, क्वेश्चन है कि नहीं है। दिमाग में यही चल रहा होगा सर ये मिनरल सिनरल जितनी भी सब जो चीजें बता रहे हो तुम, है ये कहां पाए जाते हैं भैया, किधर मिलते हैं, थोड़ा बताओ इसके बारे में, थोड़ा बढ़िया सा बताओ। तो आइए बताते हैं तो आपको कि ये कहां मिलते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जनरली जो पत्थर वगैरह होते हैं ना उसके अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार की रॉक्स होती हैं हमारे हमारे वर्ल्ड में, है ना, हमारी दुनिया में, हमारे नेचर में। अगर आप देखोगे कुछ इग्नियस रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, जब आपका लावा वगैरह फटता है ना, वोल्केनो वगैरह फटता है, जब आपका लावा निकलता है गरम गरम, या कई बार ऐसा भी होता है कि अर्थ में कई जगह स्पेसेस होते हैं, तो अर्थ के नीचे क्या है, गर्मा गर्म लावा है। जैसे तुम्हारे घर में गर्मा गर्म हलवा बनता है कि नहीं, अभी नवरात्रे गए, नवरात्रे में इतना टेस्टी टेस्टी हलवा चना बनता है, मजा आ जाता है भाई, है ना। तो ऐसे गरम गरम लावा होता है। लावा क्या होता है बेटा, ना लिक्विड है ना वो सॉलिड है, गरम गरम आप कह सकते हो, बहुत गरम है, बहुत हॉट मटेरियल है, तो आधा लिक्विड आधा सॉलिड टाइप का। कभी कभी ना वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। अच्छा, अर्थ के नीचे तो बहुत गर्मी है, अब जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है ऊपर, तो ऊपर आकर के वो ठंडा हो जाता है। अब जब वो ठंडा होता है तो धीरे धीरे जो है, जब कोई चीज ठंडी होती है तो आपने देखा होगा कंडेंस होने के बाद वो सॉलिडिफाई होने लगती है, मतलब जमने लगती है। तो जमने के बाद ना कई बार वो पत्थरों में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसको आप इग्नियस रॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है उसके पीछे का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका ऐसा ही है, ठीक है। कुछ कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि जो आपके जानवर वगैरह थे, पेड़ पौधे थे, वो मरते गए, मरने के बाद क्या हुआ, मिट्टी विट्टी में मिले, डिकम्पोज हो गए, डीके हो गए, सड़ गए, और एक के ऊपर एक जो है जमते चले गए, तो ऐसे लेयर बनती चली गई। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे कि आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, उनमें लेयर्स होती है प्रॉपर। और फिर कभी कभी क्या होता है, इंटेंस हीट और प्रेशर के चलते इन रॉक्स में ना कुछ बदलाव आते हैं, है ना, जो आपके इग्नियस रॉक्स वगैरह हैं इनमें कुछ बदलाव आते हैं, और इनका जो शेप एंड साइज ऑफ फॉर्म है ना वो काफी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। क्या यूज किया जाता है शब्द के लिए, चेंज के लिए शब्द बेटा मेटामॉर्फोसिस। तो ऐसी पत्थर, ऐसे रॉक्स जिनके शेप एंड साइज है, उनके फॉर्म में, उनके स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको आप कहते हो मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और इन सबके अंदर आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिनरल्स मिल जाते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक, चलिए आगे बात करें। चलो, तो नंबर 1 पहले बात करेंगे यहां पे हम लोग, यहां पे नंबर 1 की ओर। चलो, तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जिससे मिनरल्स निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ओर्स, ठीक है। तो मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर का इस्तेमाल, ओर शब्द का मतलब क्या है, ओर शब्द का मतलब है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब किसी चीज का इकट्ठा होना, ठीक है, ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मिनरल कभी भी अकेला नहीं मिलता, ठीक है, मिनरल के साथ ना बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, तो जिसको आप इंप्योरिटीज भी कह सकते हो कई बार, है ना। इंप्योरिटीज मतलब यहाँ पे गंदगी नहीं है, बट यहाँ पे मतलब है कि प्योरली आपको मिनरल नहीं मिल रहा है, ठीक है। मिनरल के साथ साथ आपको कई सारे अदर एलिमेंट्स हैं जो उसमें मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, अब इस पत्थर में कोई एक्स मिनरल है,
बट ये एक्स मिनरल अकेला नहीं मिलेगा इस पत्थर में, इसके साथ ना बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हम लोग को जब कभी भी इस ओर से जो है ना आपका मिनरल निकालना होता है तो उसको प्यूरिफाई किया जाता है ना, प्यूरिफाई करने के बाद, साफ करने के बाद फिर आपका मिनरल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ओर क्या है याद रखेंगे फटाफट से सारे बच्चे, ओर इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल दैट इज मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आता है आपका 1 मार्क्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बेटा आपका कितने का, ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क्स का। डन प्यारे बच्चों, चले सॉर्टेड है। चल आगे बात करें, आगे बात करते हैं। चलो, तो नंबर 1 हम यहां बात करेंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये मिनरल्स कहां पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर आपको मिनरल्स कहां मिलेंगे, या तो क्रैक्स में। क्रैक्स क्या होती है, दरारें। अब जैसे आप ये देख पा रहे हो, दीज आर क्रैक्स। ठीक है, ये दरारें देख पा रहे हो, क्रैक्स। तो कई बार ना आपको इसके अंदर जो है ना बेटा क्या मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो पत्थर होते हैं उसमें कई बार जो दरारें होती हैं, क्रैक्स होती हैं, वहां पे आपको मिनरल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है ना क्रेविसेस, क्रेविसेस का मतलब होता है स्मॉल ओपनिंग्स। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग्स यानी छोटी छोटी ओपनिंग्स, छोटी छोटी दरारें। ठीक है, यहाँ पे दरारें और बड़ी भी हो सकती हैं। आप देखो यहाँ बड़ी दरारें, यहाँ बड़ी दरारें, यहाँ पे बड़ी दरारें, है ना। क्रेविसेस क्या होता है, क्रेविसेस होता है स्मॉल ओपनिंग्स यानी जो बहुत छोटी छोटी दरारें। ठीक है, डन। चलिए, फॉल्ट्स हो गए, जॉइंट्स हो गए आपके। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पे आपके पाए जाते हैं मिनरल्स। अगर मान लीजिए मिनरल्स आपके कम क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं वेन्स। स्मॉलर अक्रेंसेस को आप कहते हैं वेन्स, और लार्जर क्वांटिटी में जहां पे मिल रहा है आपको उसको आप कहेंगे लोड्स। क्या बोलेंगे बेटा, इसको आप लोड्स। ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी में मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे, और लार्जर क्वांटिटी में मिल रहा है तो आप इसको यहाँ पे लोड्स कहेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कि वेन्स एंड लोड्स क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है। पहले बात तो ये हो गई आपकी इग्नियस रॉक्स। आप देख पा रहे हो कैसी लाल लाल सी पत्थर पत्थर से, आपको लग रहा है ना कि ऐसे आग को जमा दिया गया है, किसी मॉल्टन मटेरियल को जमा दिया गया। तो इग्नियस रॉक्स कुछ ऐसी दिखती है एंड मेटामॉर्फिक कुछ ऐसी दिखती है। तो आप देखो इनका क्या है, शेप एंड साइज काफी ज्यादा चेंज हो गया। तो इनमें आपको क्या मिलते हैं, इनमें आपको छुपे हुए मिनरल्स मिलते हैं। कहां पे मिलेंगे, छोटी दरारों में, बड़े दरारों में, फॉल्ट्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, जहां पे जुड़ रही है चीजें। ठीक है, और जब छोटे क्वांटिटी में मिलता है, कम क्वांटिटी में मिलता है, स्मॉलर क्वांटिटी में मिलता है, इसको वेन्स कहते हैं, और लार्जर क्वांटिटी में मिलता है तो आपको इसको क्या बोलते हैं बेटा, लोड्स कहते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट आर वेन्स एंड लोड्स, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट सवाल है, तो प्लीज इसको नहीं छोड़ के आप जाओगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आप देख पा रहे हो दिस इज वेन्स ऑफ गोल्ड। ये देखिए वेन्स का एग्जांपल है, यहाँ पे गोल्ड यानी सोना मिला है, बट सोना जो है बहुत कम क्वांटिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे जमा हुआ है ना। तो इस तरह पत्थर है, पत्थर के अंदर आपको सोना भी मिल रहा है, तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ये जमा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेन्स। ठीक है, और यही अगर लार्जर क्वांटिटी में होता, लार्जर अक्रेंस मिलता है आपको, तो आप इसको लोड्स कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए, तो मैक्सिमम केसेस में मिनरल्स यहाँ कब फॉर्म होते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि धरती के नीचे बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा हॉट है टेम्परेचर। ठीक है, और नीचे बहुत गरम गरम लावा है। तो क्या होता है कि जब ये लावा ऊपर आ जाता है ना, क्या होता है कि जब ये लावा ऊपर आता है तो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में, कई बार गैशियस फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब ये अर्थ के सरफेस पे आते हैं ना, जब अर्थ के सरफेस पे कैविटीज, कैविटीज मतलब गैप्स हो गए, जब इन गैप से लेट्स से कि जो ओपनिंग्स होती है छोटी छोटी, जब इनसे अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं तो सरफेस पे आने के बाद क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के बाद क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाते हैं, और तब आपको जो है आप देखोगे मैक्सिमम मिनरल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, चलो तो बात समझ में आई बच्चों यहाँ पे कि क्या हो रहा है, कि बहुत सिंपल है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ये पूरा हॉट है, पूरा गर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई दरार है या ओपनिंग है, कोई गैप क्रिएटेड है, तो क्या होगा कि हमेशा ये जो आपका जितना भी मटेरियल है ना, ये ऊपर की तरफ पुश होता रहता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज अर्थ के अंदर जो है कन्वेक्शनल करेंट्स है। अब कभी भी आप देखोगे कोई चीज गर्म होती है तो उसके ऊपर की जो हवा होती है ना बेटा, वो भी गर्म होती है, डेफिनेट सी बात है। तो ये जो आपका लावा है गर्मा गर्म, ये ऐसे उछल रहा है, इसे खच 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 ऐसे करके उछल रहा है। ठीक है, अब क्या है, जहां इसको स्पेस मिलेगा, मान लीजिए कोई वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, या मान लीजिए कहीं पे कोई दरारें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं अर्थ के सरफेस में, पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, यहां से ये ऊपर की तरफ भागने का ट्राई करेगा, और जब ये ऊपर की तरफ भागेगा तो क्या होगा, अर्थ के टेम्परेचर पे आ जाएगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आकर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं कि एक दो दिन में ठंडा हो जाता है, ठंडा होने में बहुत समय लगता है इसको, बट ये जब ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, और तब आपको ना रॉक्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं रॉक्स के अंदर ट्रैप्ड आपको मिलेंगे आपके मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं बात कहूं आपसे तो गोल एंड सॉलिडिफाई एज द राइस, तो मेजर मेटालिक मिनरल्स जो आपको इस तरीके से मिलते हैं वो है टिन, कॉपर, जिंक और लेड। तो ये वो मिनरल्स हैं जो जनरली वेन्स या लोड से निकाले जाते हैं।
अगर आप देखोगे वो मिनरल्स हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं, है ना, पहले मोल्टन स्टेट में थे, लिक्विड या फिर आप कह सकते हो सेमी लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद जब ठंडा हुआ, जमना स्टार्ट हुआ, फिर आपको ये पत्थरों के अंदर से निकलने स्टार्ट हो गए, रॉक्स के अंदर से निकलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो जो आपके टिन है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस प्रकार से मिनरल्स के बाहर निकलने का। डन बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक की। देखिए सेडिमेंट्री रॉक कैसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है। मैंने आपको क्या बताया था यार कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, लेयर्स होती है ना, लेयर मतलब परत होती है। पराठा खाया, लच्छा पराठा, लच्छा पराठा में क्या होती है, लेयर्स होती है ना, बहुत सारी, टेस्टी लगता है लच्छा पराठा, एकदम मस्त। यार मेरे को खाने का मन कर गया लच्छा पराठा। ठीक है, तुम्हें किसी को खाना है लच्छा पराठा, हाँ खाना हो तो प्लीज 2 मंगवा लेना। ठीक है, मेरे को बनाना तो आता नहीं, देखो तो ऑर्डर कर रहे हो तो यार प्लीज 2 कर लेना, एक अपने लिए एक मेरे लिए। ठीक है, और पनीर भी कर लेना, पनीर चंगेजी अगर हो जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, पनीर चंगेजी और वो हरी वाली चटनी और 2 लच्छा पराठा, ठीक, इतना कर लो बस, काम बन जाएगा। ठीक है, और खाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, है कि नहीं। चलो, तो बात यहाँ पे क्या आ रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स की। देखो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कि ये ना रॉक्स क्या लेयर के फॉर्म में थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अच्छा कई बार ना इसके अंदर से फॉसिल्स भी मिले हैं। फॉसिल्स मतलब पुराने जमाने में, बहुत पुराने, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले कोई जानवर वगैरह मर गया, या कुछ ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट था जो इसी में चिपकता चला गया। ठीक है, तो वो भी कई बार जो है ना काटने से, खोदने से इसमें से निकल आते हैं। तो बहुत सारे फॉसिल्स जो हैं पुराने जमाने के इन रॉक से मिले हैं। और ये वो रॉक्स होती है ना जिसमें आपको कई बार फ्यूल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी मिलते हैं, ऐसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह अगर आप देखोगे तो कई बार इन तरीके के पत्थरों से ही निकलता है। ठीक है, चलिए सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो किसके फॉर्म में अकर करते हैं बेटा, लेयर्स के फॉर्म में, है ना। ये कैसे फॉर्म हुए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बताया कि जब प्लांट, पेड़ पौधे ये सब जब मर गए, मरने के बाद जो है ना, मान लीजिए कोई कीचड़ वाला इलाका था या मिट्टी बहुत ज्यादा थी वहां पे, तो उसमें ना डिकम्पोज होते गए, सड़ते गए, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोसेस रिपीट होता रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक लेयर जैसी फॉर्म होती चली गई। ठीक है, परत परत बनती चली गई, तो दैट कन्वर्टेड इनटू दैट सेडिमेंट्री रॉक्स वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर्स। तो ये क्या होते चले गए, देखो एक के बाद 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 ऐसे ऐसे जमते चले गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि डेफिनेट सी बात है, नंबर 1 एक तो आपकी रॉक फॉर्मेशन, और दूसरा इसी के अंदर छुपे हुए आपके मिनरल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करें। फॉर एग्जांपल कोयला, देखो मैंने आपको कहा था कि कोल इज अ वेरी गुड एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक वाले मिनरल्स का। कोयला हो गया, आयरन ओर का कुछ फॉर्म्स हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, ऑफ द मिनरल्स दैट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसे मिनरल्स का जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कोयले के बारे में, कितनी बार पढ़ा है हमने, खासकर जो कीचड़ वाले इलाके थे, स्वैम्पी एरियाज थे, वहां पे क्या हुआ, जो जानवर वगैरह, पेड़ पौधे सब मरते चले गए, वो डिकम्पोज हुए, सड़ते गए, और एक जगह इकट्ठा होते गए, और अंडर हीट और प्रेशर के चलते क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे कोयले में। राइट, चलिए, तो कोयला एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कुछ आयरन और भी आप कहोगे इस तरीके से मिल जाता है आपको इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, अब अगर आप देखोगे एक और ग्रुप है यहां सेडिमेंट्री मिनरल्स का, उसको जिप्सम, पोटाश सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट कहते हो। ठीक है, ये कैसे बने, ये इवापोरेशन के चलते बने। अब क्या हुआ, मान लीजिए जो आपके ड्राई रीजन है, ठीक है, आपने बहुत सारे सॉल्ट वाटर लेक के बारे में सुना होगा ना, सॉल्ट वाटर लेक मतलब खारे पानी की झील। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जनरली यहाँ पे जो पानी होता है बहुत नमकीन होता है। राइट, तो ऐसी जगह पे इवापोरेशन टेक्निक का मदद लेके, इवापोरेशन क्या होता है, किसी चीज को आप बॉयल करते हो तो मतलब ऐसा भाप बन के ऊपर उड़ता है ना, फिर जो बी बच जाता है आपका रेसिड्यू। तो ऐसे क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई झील है, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है जब गर्मी बहुत पड़ती है, खासकर ड्राई इलाके में मान लीजिए। ठीक है, तो वहां पे इवापोरेशन के चलते क्या है कि कई बार नमक वगैरह या जिप्सम वगैरह पीछे छूट जाता है, और इसको आप फिर एज अ मिनरल इस्तेमाल करते हो, है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पानी से नमक बनाया जाता है, समुद्र का पानी हो गया, कई बार सॉल्ट वाटर लेक्स हो गए, है ना, तो इनके पानी को इवापोरेट किया जाता है। इवापोरेट करने के बाद आप देखोगे जो आप कॉमन सॉल्ट खाते हो ना बेटा, वो आपको वहीं से मिलता है ना, तो वो भी एक तरीके का मिनरल ही है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करें ना। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है बेटा कि मान लीजिए जो आपका एक रॉक है, ठीक है, अब एक रॉक है, अब एक रॉक मतलब एक पत्थर है। अब हो सकता है कि इसमें, इस रॉक में ना कई सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि बड़ी आसानी से पानी वगैरह के साथ घुल जाते हैं, है ना, सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल मतलब जो आसानी से चीजों के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन है जिसमें जो आपकी सरफेस रॉक्स है, मतलब जो आपकी मेजर रॉक्स है ना, ये डिकम्पोज हो रही है, ये टूट रही है। और इनमें से क्या है बेटा कि जितना भी सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी के साथ आसानी से मिलके घुल करके बाहर निकल सकते हैं, वो निकल जाते हैं। तो जब वो निकल जाते हैं तो बीच में लास्ट में ना कुछ ऐसा बच जाता है आपका, इसको आप रेसिड्यू कहते हैं, और यहां पे आपको मिलता है मिनरल।
तो बॉक्साइट एक बहुत अच्छा तरीका है बेटा इस तरीके से मिनरल फॉर्म करने का। और बॉक्साइट से हम लोग क्या निकालते हैं, बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है कई बार कुछ बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना वो नेचुरल फोर्सेस के चलते क्या होता है डिकम्पोज होते हैं, थोड़ा टूटते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उसमें कई बार जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो बड़ी आसानी से, मान लीजिए बहुत तेज बारिश हुई तो बारिश ने क्या किया, उसमें से कई सारे एलिमेंट्स को अपने साथ घोल करके निकाल ले गई, ठीक है, सॉल्युबल है, ठीक है, मतलब कई सारे ऐसे एलिमेंट्स है, कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उस पत्थर के जो कि किसी के साथ मिक्सअप हो सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ऐसे जब कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस पत्थर से निकल गए तो उसमें कुछ ना कुछ तो बच जाएगा वहां पे। तो जो बचा हुआ पार्ट है ना बेटा उसमें कई बार आपको मिनरल मिल जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट, बात समझ में आई। चलिए ठीक है, अब आते हैं प्लेसर डिपॉजिट। देखिए प्लेसर डिपॉजिट से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्लेसर डिपॉजिट आपको 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू है, आपसे पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है, ठीक है। 2 नंबर के अंदर यार पीवाईक्यू है, 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि कई सारे मिनरल्स जो है ना वो कई बार एज अलूवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में आपको जो वैली फ्लोर्स होते हैं ना वहां पे जमे हुए मिल जाएंगे। अब इसको समझिएगा कैसे, एक छोटा सा अपनी गंदी से ड्राइंग में आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये अपनी वैली है, ठीक है। वैली मतलब कोई भी ऐसा डिप्रेशन है ना, कोई भी ऐसा गैप समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या क्या होता है कि कई बार ना इसके जो फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर मतलब इसका जो जमीन है, तल है, यहाँ पे आप देखोगे कि इन इलाकों में नदियां वगैरह भी काफी बहती है ना, काफी बहती है। तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं अपने साथ ला करके अलुवियल सॉइल जो होता है, अलुवियल मिट्टी होता है बेटा, वो कई बार क्या करते हैं जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैली फ्लोर है और यहाँ पे ला करके क्या हुआ, कई बार अलुवियल सॉइल्स वगैरह को डिपॉजिट कर दिया नदियों ने, अपने पानी के बहाव के साथ आती चली आ रही है। तो कई बार ना मिनरल्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं। और कई बार जो पहाड़ों का बेस होता है ना, बेस एकदम नीचे वाला पार्ट, एकदम बेस ऑफ द हिल, है ना, जिसको पानी ने खराब नहीं किया होता है, कई बार आपको यहाँ पे भी मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट्स को आप क्या कहते हैं, ऐसे डिपॉजिट्स को आप कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स एंड जनरली इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनको वाटर ने करोड नहीं किया है, वाटर ने खराब नहीं किया है। जो पानी से बच गए हैं, डेफिनेट सी बात है, वाटर इनको उड़ा के लेके नहीं गया है, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स आपको कई बार मिलेंगे पहाड़ों के नीचे, बेस पे बिल्कुल नीचे का जो तल होता है या जो आपकी खाई होती है, वैली होती है, उसके बेस के ऊपर अलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स के फॉर्म में, उसको अपन कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, है ना। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये कुछ ऐसे अच्छे एग्जांपल्स हैं ऐसे मिनरल्स के जो आपके प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक कहानी क्लियर है यार, ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है, सारी कहानी क्लियर है यहां तक। चलिए अभी मैं सवाल करूंगा यार, क्वेश्चन आपसे करूंगा, अगर पढ़ा दूं आपको फिर एकदम डायरेक्ट बैक टू बैक क्वेश्चन आपसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत परेशान होगे सर क्वेश्चन करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे यार, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, अब हमको एक बात तो पता है यार कि ओशियंस के अंदर भी ना वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल है, यानी ओशियंस के अंदर इतने सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना और निकालना अपने आप में बहुत बड़ा टफ टास्क है। तो अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखोगे तो मिनरल्स का ना उतना वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज इतना ज्यादा ये ओशन वाटर के साथ मिक्स्ड है कि इनको निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा और लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। इट कंटेन्स मिनरल्स, लेकिन मैक्सिमम जो है इतने ज्यादा डिफ्यूज, इतना ज्यादा मिक्स्ड है ओशन वाले पानी के साथ कि इनको इकोनॉमिक टर्म्स में यानी निकाल करके बेचने वाला जो प्रोसेस है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतना ज्यादा कॉस्टली है, उतना ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं लफड़े वाला है, ठीक है। इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो दैट इज वन वे। हालांकि अगर हम देखोगे भारत मैंगनीज निकालता है आपके इंडियन ओशन से, तो और भी कुछ कंट्रीज हैं कुछ कुछ मिनरल्स निकालते हैं, लेकिन फिर भी इतना इजी नहीं है अभी ओशंस के अंदर से सारे मिनरल्स को निकालना, ठीक है। बिकॉज जब भी हम कभी मिनरल्स वगैरह निकालते हैं ना तो हमारा एक अप्रोच ये भी रहता है कि जिस मिनरल्स को आप निकाल रहे हो उसको एटलीस्ट आप सेल आउट करके कुछ पैसे तो कमा पाओ भाई, एटलीस्ट उसका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हो, तभी तो मिनरल्स निकालने का फायदा है। अगर कॉस्ट ही इतनी ज्यादा आ जाएगी कि जितने में वो सेल आउट नहीं हो रहा, जितने में बिक नहीं पा रहा, जो क्वांटिटी अवेलेबल हो रही है वो बहुत कम है, तो फिर उसका कोई रेलेवेंस रह नहीं जाता है ना। चले तो यार ये तो बात हो गई आपकी मैक्सिमम मिनरल्स की। अच्छा अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे जो ओशन वाटर्स हैं ये हमने बात कर ली। अच्छा थावर अगर आप देखोगे कॉर्बन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, इसको हम लोग कहां से निकालते हैं, आपके ओशन से, ठीक है। चलिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे मैंगनीज नोड्यूल्स की अगर हम बात करें, मैंगनीज ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो इसको भी कहां से निकाला जाता है, इसको भी ओशन से निकाला जाता है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि जो ओशन है उसमें मैंगनीज को निकालने का, खासकर इंडियन ओशन से मैंगनीज निकालने का अधिकार किसके पास है, भारत के पास है, ठीक है। चलिए
ऐसे बहुत सारे ओशंस में बहुत सारे मिनरल्स हैं और अलग अलग कंट्रीज यार इनको एक्सेस करते हैं, नो डाउट, बट फिर भी मतलब अगर हम अमाउंट वाइज बात करें तो अभी भी अमाउंट वाइज कंपैरेटिवली हम चीजें कम ही निकाल रहे हैं यहां से, ठीक है। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई यार। अच्छा, अब आपको मेरे पीछे ना एक बड़ा जबरदस्त सा मंजर दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम कहते हैं रैट होल माइनिंग, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मेघालय के अंदर एक जगह है जोवाई एंड चेरापुंजी, ठीक है, डन। चलिए, आप भी देख पा रहे हैं कि चूहे के बिल जैसा आपको दिखाई दे रहा है, चूहे की बिल जैसा आपको दिखाई दे रहा है। तो जोवाई एंड चेरापूंजी करके जो जगह है ना यहाँ पे मेघालय के अंदर, यहाँ पे जो कोल माइनिंग है ना, कोयले का जो खान है, कोयले का जो माइनिंग है, वो बड़ा इलीगल रूप से किया जा रहा था। अभी तो उसको बैन कर दिया गया है, एनबीटी ने, जो आपका नेशनल एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने उसको बैन कर दिया। फिलहाल क्या होता था कि यहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने फैमिली मेंबर्स की मदद से ऐसा छोटा सा गड्ढा ऐसा खोदते थे और इससे ना ये लोग क्या निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो कि ये क्या है ना, एक बिल्कुल चूहे के बिल जैसा दिख रहा है, रैट खोल जैसा दिख रहा है, तो यहां से इसको नाम मिल गया, दैट इज रैट होल माइनिंग। अभी क्लियरली जो है ना, देखो मिनरल्स का एक नेशनलाइज वेल्थ है, तो अगर आप अपने आप से, अगर आपके इलाके में मिनरल्स पाए भी जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से मिनरल्स निकाल लो, ठीक है। आपको सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नेशनलाइज वेल्थ है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो कर रहे थे बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत खतरनाक चीज थी, ठीक है, और इसके जो आउटकम्स हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकते हैं, बहुत खतरनाक हो सकते थे। सो दैट इज वन रीजन। तो इस तरीके की माइनिंग को क्या कहा जाता है, इस तरीके की माइनिंग को कहा जाता था रैट होल माइनिंग। और रैट होल माइनिंग जो है अभी बैन कर दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। कहां की जाती थी, जोवाई चेरापूंजी में, मेघालय वाले सेक्शन में। किस चीज की है, कोल माइनिंग है। यहाँ पे क्या करते थे, फैमिली मेंबर्स की मदद से ऐसे टनल जैसा खोद लेते थे, सुरंग जैसी, और यहां से जो है लोग कोयला वगैरह निकालते थे, ठीक है, डन। फिलहाल अभी इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आता है फिलहाल आपका 2 मार्क्स के अंदर कई बार कि रैट होल माइनिंग कहां पे होती थी, किधर होती थी, तो आपको आंसर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब बात करते हैं यार क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की, कि किस तरीके से आप मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब होता है डिवाइड करना, बांट देना, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ पाए, ठीक है। देखो, अगर आप मिनरल्स की बात करोगे ना, 2-3 तरीके हैं इसको डिवाइड करने के। नंबर 1 मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक, और तीसरा है आपके एनर्जी मिनरल्स, ठीक है। मेटालिक में भी हम 3 तरीके की बात करेंगे। नंबर 1 फेरस, यानी जिसमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, और प्रेशियस जो काफी कीमती मिनरल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो माइका आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, पोटैश आ जाएगा, ठीक है, माइका, सॉल्ट, पोटैश, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इसको आप सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। और एनर्जी मिनरल्स की बात करेंगे तो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये आपके मेजर एनर्जी मिनरल्स हैं। फेरस में आप आयरन और मैंगनीज, निकल वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए, तो हमने कैसे डिवाइड किया, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में फेरस, नॉन फेरस और प्रेशियस। नॉन मेटालिक के अंदर माइका, सॉल्ट, पोटाश वगैरह। और एनर्जी में आपका जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। तो ये अपने मेजर तरीके जिससे हम लोग मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेरस मिनरल्स। देखिए, फेरस मिनरल्स एज द नेम सजेस्ट, नाम क्या बता रहा है यहाँ पे, फेरस। फेरस का मतलब होता है दैट इज आयरन कंटेनिंग, जिसमें किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पे आयरन कंटेंट प्रेजेंट हो, लोहा मौजूद हो, ठीक है। मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स दैट कंटेन आयरन इन सम फॉर्म, वो कहलाते हैं आपके फेरस मिनरल्स। अगर फेरस मिनरल्स की बात करोगे मोटा मोटा, तो जितना भी मिनरल्स है ना, उसका लगभग 75% कह लीजिए, 3/4 पार्ट कह लीजिए, हमारे टोटल मिनरल प्रोडक्शन के जो वैल्यू के हिसाब से बात करें, तो ये कैप्चर कौन कर रहा है, हमारा फेरस मिनरल्स, ठीक है। मतलब टोटल जितना मिनरल प्रोडक्शन है, उसका 3/4 किसके पास है, फेरस मिनरल्स के पास, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन अच्छा खासा है देश के अंदर। चलिए, आगे बात करते हैं, फटाफट से एक बार डिस्कस करेंगे हमारे पहले फेरस मिनरल्स के बारे में, जिसका नाम है आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर, अगर आप देखोगे लौह अयस्क कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। हालांकि हिंदी आपको नहीं बता रहा हूं मैं, एकदम फिर भी एक रेफरेंस के लिए आपको बता दिया, ठीक है। इसको हम लौह अयस्क कहते हैं, यानी आयरन ओर हिंदी के इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो कई सारे वैरायटी का आयरन ओर होता है। अगर आप देखोगे, नंबर 1 पहला वैरायटी आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो हेमेटाइट को आप कई बार लाल ओर भी कहते हैं ना, लाल है हेमेटाइट, लाल है, ऐसे करके याद कर लो। तो हेमेटाइट को हम कई बार लाल ओल भी कहते हैं, लाल ओल नहीं भैया, लाल ओर कहते हैं, ठीक है। तो हेमेटाइट को हम कहते हैं कई बार लाल ओर या रेड ओर।
60 to 70% इसमें आयरन होता है, यानी ठीक ठाक आयरन कंटेंट है, बहुत जबरदस्त तो नहीं कहूंगा बट ओके ओके आयरन कंटेंट। इसके बाद कहां पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आप 3 याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। ओजीसी याद कर लीजिए, काम बन गया। तो नंबर 1 कौन सा है? हेमेटाइट है, ठीक है, एकदम खतरनाक। इसका फेमस मीम क्या है? लाल है, हमारा हेमेटाइट लाल है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हेमेटाइट इज अ रेड ओर। 60 से 70% जो है इसमें प्योर आयरन आपको मिल जाता है। अब क्या है? मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला मैग्नेटाइट। अब क्या होता है, जब आप ब्लैक ड्रेस पहनो, एकदम बढ़िया सी ब्लैक टी शर्ट पहनो मस्त एकदम जबरदस्त तरीके से, या ब्लैक जैकेट पहनो, उसके अंदर से एकदम ब्लैक टी शर्ट, नीचे ब्लू जीन्स, स्नीकर्स डालो, तो सुपर जबरदस्त लगते हो तुम, है ना। तो लोग ऐसे अट्रैक्ट होंगे तुम्हारी तरफ, मैग्नेट बन के घूमोगे तुम, है ना। ये लड़कों की बात कर रहा हूं मैं खासकर, है ना। तो मस्त ऐसे लड़के जो एकदम चिल बन करके, सुपर डूड, गॉगल वॉगल लगा करके एकदम खतरनाक कहेंगे, अब जो है हम अपन हो गए मैग्नेट। अब जो है इधर भी सब लोग अट्रैक्ट होंगे अपने तरफ, अपनी जिंदगी एकदम मस्त रहेगी, है ना। तो वैसे हमारा मैग्नेटाइट है, इसको मैग्नेटाइट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो मैग्नेटाइट को कई बार आप ब्लैक कोर भी कहते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। ब्लैक को ना बड़ा इंप्रेसिव कलर माना जाता है, खास करके शाम में आप कभी कुछ पहन रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो अगर विंटर्स में आप जा रहे हैं बढ़िया ब्लैक जैकेट के साथ, एक प्लेन टी शर्ट और नीचे बढ़िया सी डेनिम को पेयर करके सिंपल शूज आप पहन के जाइए, क्या गजब स्मार्ट लगेंगे आप, है ना। तो मतलब आप देखोगे तो ब्लैक और वही इसी वैसे जबरदस्त टाइप का और है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। इसके पास बेस्ट क्वालिटी का आयरन है, देखो मैंने कहा ना गजब स्मार्ट लगेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए बेस्ट क्वालिटी आयरन है। इसके बाद 70% से ज्यादा आयरन कंटेंट होता है। और मैंने ये भी कहा कि भैया आप मैग्नेटिक हो जाओगे, मतलब लोग ऐसा अट्रैक्ट होंगे, क्या बात है, गजब आदमी आ रहा है, बहुत स्मार्ट हैंडसम इंसान आ रहा है ना। तो इसके पास क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तभी इसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। बात समझ में आई? तो ब्लैक पहनोगे तो दैट इज ब्लैक और जबरदस्त हो, है ना, दैट इज 70% से ज्यादा आयरन हो गया। तीसरी बात, मैग्नेटिक लगोगे तो उसके बाद इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटाइट, क्यों? बिकॉज उसके पास क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। डन, बात समझ में आई? चलिए, तमिलनाडु, कर्नाटका यानी टीके भैया के पास ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो जिसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा था उनका नाम क्या था? उनका नाम था टीके, ठीक है। तो टीके इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका। डन। चलिए, अब आते हैं लिमोनाइट। लिमोनाइट वो है यार जिसको जिंदगी में कोई मोहमाया से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसको जैसा चल रहा है चलने दो। थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का कोल है आपका, सॉरी आयरन ओर है को, नॉट द कोल। थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का आयरन ओर है जिसमें मात्र 35 से 40% का आपको आयरन मिलेगा। और ये थोड़ा येलो ब्राउन कलर का। जब आप बाल धोते नहीं हो ना, बाल जब गंदे हो जाते हैं आपके, बहुत गंदे, तो ऐसे अजीब से झबरे झबरे ब्राउन ब्राउन कलर के बाल आपको दिख रहे होते हैं ना, तो ये होता है। तो वैसे ही हमारा ये लिमोनाइट है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मोहमाया त्याग चुका है आदमी, ठीक है। तो 35 से 50% ही आयरन इसके पास मिलेगा। साथ ही साथ जो है कैसा होता है? ये येलो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। बात समझ में आई यहां तक? चलो, तो कहां माया पाया जाता है? जनरली गढ़वाल में, उत्तराखंड रीजन के अंदर, ठीक है। मिर्जापुर के अंदर, मिर्जापुर कालीन भैया समझ जाइए आप, ठीक है, यूपी। और कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल, तो यहां पे आपको ज्यादातर ये लिमोनाइट वाला आयरन ओर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई हमारे आयरन ओर्स की। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर। चलिए, अब बात करते हैं फटाफट से कुछ जबरदस्त वाले आयरन और बेल्ट्स की। भारत के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, है ना। कुछ जबरदस्त वाले आयरन और बेल्ट्स की, कौन कौन से आयरन और बेल्ट्स पाए जाते हैं। देखिए, हमेशा मैं याद करने के लिए इसको नाम दे देता हूं ऑरेंज जहरीला। ऑरेंज जहरीला मतलब उड़ीसा और झारखंड वाला बेल्ट। तो आप और भी किसी नाम से याद कर सकते हैं, मेरे को हमेशा ऐसा याद रहता है यार, ऑरेंज जहरीला, ठीक है। ऑरेंज जहरीला एक जबरदस्त डीजे है ना, खतरनाक गाने बजाता है, डीजे ऑरेंज जहरीला 925591, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो डीजे ऑरेंज जहरीला यानी उड़ीसा झारखंड वाला बेल्ट कहां मिलता है? देखो, नाम में ही उड़ीसा है, तो डेफिनेट सी बात है उड़ीसा में पाया जाएगा। तो उड़ीसा के अंदर हाई ग्रेड यानी अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट और आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। कहां पे मिलेगा बेटा? बादाम पहाड़ में। एक गाना बड़ा वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, बादाम वाला, तो हाँ, तो वही से याद कर लो, बादाम पहाड़ माइंस में, ठीक है। और बादाम पहाड़ माइंस कहां मिलती? मयूर भैया घर के पास। मयूर भैया कौन है? मयूरभंज, और उसके साथ साथ केंदुझर। तो उड़ीसा के अंदर आपको क्या मिल रहा है? हाई ग्रेड हाई क्वालिटी का हेमेटाइट ओर, ठीक है। कौन से गाने के साथ मिल रहा है आपको? बादाम पहाड़, ठीक है। बादाम पहाड़ किसी घर के पास मिलता है? मयूर भैया के पास, यानी मयूर भैया दैट इज मयूरभंज। और इनके एक दोस्त है, इनका नाम है केंदू, यानी केंदुझर, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, अभी इन्हीं के घर के पास ना सिंघम भैया की पोस्टिंग हो गई। सिंघम याद है ना? आता माजी सटक ली, ए आली रे आली, तुम्हारी बारी आली, ठीक है। तो आपको याद है ना? तो सिंघम भैया की पोस्टिंग क्या है? अभी जयकांत शिकरे को मारने के बाद क्या है, सिंघम भैया की पोस्टिंग इधर ही हो गई, ठीक है। तो सिंघम भैया से याद कर लीजिए, सिंघम डिस्ट्रिक्ट कहां पे? झारखंड के अंदर, ठीक है। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो आपको हेमेटाइट आयरन ओर मिल जाएगा, गोवा और नोआमुंडी वाली जगह वहां पे, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि डीजे ऑरेंज जहरीला क्या करता है? हाई ग्रेड हेमेटाइट और प्रोड्यूस करता है कहां पे भैया?
बादाम पहाड़ में, बादाम पहाड़ किसके घर के पास है? मयूर भैया के पास। तो मयूर भैया मतलब मयूरभंज, उनके एक दोस्त, इनका नाम क्या? केंदू। केंदू मतलब केंदुझर, ठीक है। सिंघम भैया की पोस्टिंग जयकांत शिकरे को मारने के बाद किधर हुई है? झारखंड में। झारखंड में कहां पे? आपके सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको हेमेटाइट और मिल जाएगा। कहां मिलेगा आपको? गोवा और नोआमुंडी वाले इलाके में। डन। तो ये तो हो गई आपकी पहली बेल्ट। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब आती है दबंग भोजपुरी चैनल बेल्ट, ठीक है। इसको मैं हमेशा कहता हूं डीबीसी या फिर दबंग भोजपुरी चैनल। बड़ा खतरनाक चैनल है यार, बड़ा मस्त मस्त चीजें आती हैं, है ना, गाने आने बढ़िया आते हैं उस पर। तो दबंग भोजपुरी चैनल जो है कौन चलाता है? सीएम साहब चलाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए कि दबंग भोजपुरी चैनल के ओनर कौन है? सीएम साहब। तो दबंग भोजपुरी चैनल क्या हो गया? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर। और सीएम साहब से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। याद रहेगा, दबंग भोजपुरी चैनल, ओनर कौन है? सीएम साहब। सीएम साहब कौन है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ठीक है, बात सही। अब यहाँ पे हेमेटाइट और मिलता है। यहाँ पे भी कौन सा और मिलता है बेटा? हेमेटाइट मिलता है। कहां पे मिलता है? बैलाडेला हिल रेंजेस। बैलाडेला पता है क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप देखोगे तो बैल के ऊपर का जो हम्प होता है ना, ऐसे ऊपर जो निकला होता है, कुछ वैसा ही इसका शेप है इन हिल्स का, ठीक है। इस वजह से इनका नाम बैलाडेला पड़ गया। बैलाडेला कहां पड़ता है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां तक तो बात हमने कर ली। आगे देखते हैं बच्चों फटाफट से दबंग भोजपुरी चैनल बेल्ट के बारे में। अब यहाँ पे जो आपकी हिल्स है, जो पहाड़ियां हैं, यहाँ करीब 14 डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट ओर के, ठीक है। आप कह सकते हो जो स्टील बनाने के लिए जो आपको सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज चाहिए होती है ना आयरन ओर की, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो स्टील फैक्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं खजाना है आपका दबंग भोजपुरी चैनल बेल्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहां से जो आयरन ओर निकाला जाता है ना, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कहां एक्सपोर्ट किया जाता है? जापान एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, साउथ कोरिया एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? वाया विशाखापट्टनम यानी वाइजैक। तो आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे कि नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो आयरन ओर यहां से जितना भी निकाला जा रहा है उसको जापान और साउथ कोरिया को बेच दिया जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है? जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है वहां से समुद्र के रास्ते, ठीक है। तो यानी सी ट्रेड अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये मैं इसको हमेशा बोलता हूं बीसी स्क्वालिटी। इसका बेल्ट का नाम रखा है मैंने बीसी स्क्वालिटी। आप कुछ और भी रख सकते हो, मेरे को यार बोलते बोलते आदत हो गई। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुमकुरू बेल्ट। कहोगे सर ये कौन सा टंग ट्विस्टर है? टंग ट्विस्टर नहीं भैया, इजी सवाल है, ठीक है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, टुमकुरू बेल्ट, इजी है, सिंपल है। बीसी स्क्वायरिटी मैं ऐसे याद कर लेता हूं उसको, ठीक है। तो कहां लाई करती है बेटा? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर है, यहाँ पे बहुत सारा आयरन और आपको मिल जाएगा। डन। अब यहाँ पे ना कुद्रेमुख माइंस है। कुद्रेमुख अपने कभी घोड़े का ऐसा आगे का पैर वैर देखा है? ऐसा हल्का सा अलग सा शेप होता है, तो थोड़ा सा वैसा शेप है, तो वहां से जो है इसका नाम आ गया कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख माइंस कहां लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका में, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमारे देश में दो तरीके के हिली एरियाज है नीचे, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में, इसको आप घाट सेक्शन कहते हो। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर कहीं ना कहीं ये वाला जो आपका सेक्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा कुद्रेमुख वाला माइंस, ठीक है। और ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, यानी जितना भी आयरन और यहां से निकाला जाता है वो बाहर कहीं बेच दिया जाता है, ठीक है। डन। चलिए अब क्या है, अगर इस बेल्ट की मैं बात करूं तो इनको वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर, है ना। अच्छा, अब क्या है कि जो आपका आयरन ओर है ना, उसको डायरेक्ट तो आप निकाल के ऐसा निकाल के भेज नहीं पाओगे कहीं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन भी एक अपना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो उसको क्या करते हैं, ऐसे स्लरी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्लरी कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं सर स्लरी क्या होता है? तो स्लरी कुछ ऐसा दिखता है, ये ना लिक्विड है यार, ना ये सॉलिड है, ठीक है। तो कुछ मिला जुला सा सब्सटेंस है, तो इसको हम कहते हैं स्लरी। तो इसको स्लरी बना के क्या करते हैं, ऐसे पाइपलाइन के थ्रू ना ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंगलुरु का पोर्ट है, मैंगलुरु पोर्ट तक इसको ऐसे पाइपलाइन से लाया जाता है, फिर वहां से इसको आगे एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। डन। चलें, अब आती है हमारी एमजी बेल्ट। एमजी की गाड़ियां आ रही हैं आजकल बड़ी फेमस, तो इसको हम कहते हैं महाराष्ट्र गोवा। नाम में ही महाराष्ट्र गोवा, तो डेफिनेट सी बात है महाराष्ट्र और गोवा दोनों इलाकों के माइंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट ऑफ गोवा आ जाता है और महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जहां से आप आयरन ओर निकालते हो, ठीक है। यहाँ पे आयरन ओर बहुत हाई क्वालिटी का तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पे बड़ी एफिशिएंट तरीके से इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे गोवा में एक पोर्ट है मारमगांव करके, तो मारमगांव का जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वहां से जितना भी आयरन ओर निकाला जाता है उसको बाहर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, बाहर आप भेज देते हैं। डन। चलिए ये बात हो गई यहां तक। चलिए अब आगे बात करेंगे फटाफट से, लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो यहां तक तो हमने बात कर ली, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं हमारे अगले मिनरल की, दैट इज मैंगनीज। देखिए मैंगनीज भी बड़ा इंटरेस्टिंग मिनरल है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका स्टील बनता है ना, स्टील और जो फेरो मैंगनीज एक अलॉय बनता है, फेरो मतलब आयरन और मैंगनीज को मिलाकर के एक अलॉय बनता है, तो उसके प्रोडक्शन में मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मान लीजिए अगर आप 10 किलो मैंगनीज यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, 10 केजी आप मैंगनीज लेते हैं, तो आप उससे 1 टन स्टील यहाँ बना सकते हैं, जो कि अच्छा खासा प्रोडक्शन है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मैंगनीज का कई बार इस्तेमाल हम कई और चीजों में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में हो गए, पेंट्स बनाने में हो गए, तो इनमें भी जो है मैंगनीज का इस्तेमाल बेटा कई बार किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है 3 नंबर में कि एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ मैंगनीज,
तो आप 3 नंबर में इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 3 एग्जैक्ट पॉइंट्स लिख के आएगा, ठीक है। अगर आप मैंगनीज के ओवरऑल प्रोड्यूसर्स की बात करें ना, अगर आप प्रोडक्शन की बात करेंगे मैंगनीज के, तो आप देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश यहाँ पे 33% के साथ लीड कर रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा मैंगनीज निकाला जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र 27% के साथ है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा 16% के साथ है, कर्नाटक 12 के साथ है, और आपका आंध्रा 10 और बाकी लोग 2। तो अगर लीडिंग प्रोड्यूसर पूछा जाए तो आप इस ग्राफ के थ्रू, इस पाई चार्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश को या आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2018 और 19 का डेटा है, एनसीईआरटी का ही डेटा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपको ये देता है कॉम्पिटेंसी बेस में, बोलता है कि आप फाइंड आउट करिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो लार्जेस्ट कौन हुआ बेटा यहाँ पे, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं हम लोग ऐसे मिनरल्स की जो कि नॉन फेरस है। नॉन फेरस का मतलब होता है बच्चे मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन, ठीक है। ठीक है, ऐसे मिनरल्स जो बेटा आपके आयरन कंटेन नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। चलिए अब नंबर 1 पे आता है आपका कॉपर। देखिए कॉपर बहुत आसान है यार, कॉपर का हमें पता है कि इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, किसका, हीट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके आप शीट्स भी बनाते हो, उसके आप तार भी बनाते हो। आपने देखा होगा कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर कॉपर के तारों का इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, केमिकल इंडस्ट्रीज में कॉपर का काफी ज्यादा इस्तेमाल है। ये क्वेश्चन आता है कि बालाघाट माइंस किस लिए फेमस है, तो बालाघाट माइंस एमपी के अंदर पाई जाती हैं और ये फेमस है अपने कॉपर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की खेतरी माइंस और सिंघभम डिस्ट्रिक्ट आपका जो झारखंड का है, जहां हमारे सिंघम भैया पोस्टेड है, ये भी आपके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, किसके बेटा, कॉपर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन और इंपॉर्टेंस के बारे में 2 से 3 नंबर का, तो ये 3 पॉइंट्स आप आसानी से लिख के आओगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट एक ऐसा ओर है जिससे आप एल्यूमिनियम निकालते हो। एल्यूमिनियम जो है एक बड़ा लाइट मेटल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, आप लाइट आप कह सकते हैं, हल्का है। एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और एल्यूमिनियम के साथ खास ये है कि यार इसको अगर आप किसी और एलिमेंट्स के साथ मिक्स कर दोगे तो बड़ा मजबूत हो जाएगा, बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट डिपॉजिट्स जो है कैसे बनते हैं, जब कई सारे रॉक्स डिकम्पोज करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था, आपको याद होगा डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स का जो फॉर्मूला था, ठीक है। मतलब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कई बार कुछ सारे रॉक्स टूट जाते हैं तो जो बच जाता है उसमें मिनरल आपको मिल जाता है। तो बॉक्साइट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ऐसे रॉक्स जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, जब वो डिकम्पोज करते हैं तब आपको ये बॉक्साइट वगैरह यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को निकाला जाता है बॉक्साइट से। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, तो एल्यूमिनियम का ओर जो है वो क्या है बेटा, आपका बॉक्साइट, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। हीट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बढ़िया कंडक्टर है, तारें वगैरह बनती हैं, इसकी शीट्स बनती हैं, एल्यूमिनियम की शीटें बनाई जाती हैं, कई बार कई जगह उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ज्यादातर आपको कहां मिलेगा एल्यूमिनियम, आपको मिलेगा अमरकंटक प्लाट्यू में, मैकल हिल्स जो आपकी मैकल की पहाड़ियां हैं, और साथ ही साथ आपका जो बिलासपुर कटनी का इलाका है ना बेटा, ये वाला जो प्लाट्यू रीजन है, यहां पे आपको एल्यूमिनियम या बॉक्साइट डिपॉजिट्स ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। डन। चलिए अब अगर मैं मोटा मोटा आपसे प्रोडक्शन की बात करूं यार, कि प्रोडक्शन के वाइज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो आप देख पा रहे हो एक ही स्टेट है जो क्लियर विनर है, दैट इज उड़ीसा। 65% का बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है यहाँ पे उड़ीसा ही करता है। इसके बाद झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य और आपके बाकी स्टेट्स। तो अगर आपसे लीडिंग प्रोड्यूसर पूछता है 1 मार्क्स का, तो आप क्या आंसर करेंगे बेटा, कि करेक्ट आंसर इज दैट इज आपका उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, और ये आपके एनसीईआरटी डेटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चले अब हम बात करते हैं यार फटाफट से माइका की। तो माइका के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, आपको याद है जब मैं टूथपेस्ट वाला पार्ट पढ़ा रहा था तो आपको बताया था भैया कि माइका जो है कई बार स्पार्कलिंग वाला जो फैक्टर आता है ना, चमकदार जो फैक्टर आता है टूथपेस्ट के अंदर, उसके पीछे माइका का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। चलिए अब माइका की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नंबर 1, पहली बात तो ये आसानी से पतली पतली शीटों में डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात, ये शीट्स इतनी थिन हो सकती है, इतनी पतली हो सकती है कि अगर आप 1000 शीटों को भी ना एक साथ जोड़ दोगे, मिला दोगे, तो कुछ ही सेंटीमीटर्स का ही थिकनेस आपको मिलेगा, ठीक है। माइका क्लियर हो सकता है, ब्लैक कलर का होगा, ग्रीन होगा, पीला होगा, या फिर ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। तो माइका अगर आप देखेंगे तो माइका कई सारे प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे। ये आपकी माइका शीट्स हैं, तो आप देख पा रहे हो कितनी पतली शीट्स हैं यार, कई हजार शीट्स भी आप अगर मिला दोगे माइका शीट्स हमारी, तो कितनी ज्यादा पतली शीट है ना, कई हजार शीटों के भी आप अगर मिला दोगे तब जाकर के आपको कहीं माइका कुछ सेंटीमीटर्स थिक यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज यूज्ड, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखिए इसके साथ कुछ खासियत है। नंबर 1, इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बहुत तगड़ा है ना। दूसरी बात अगर आप कह सकते हो जो उसका पावर लॉस फैक्टर है वो काफी कम है,
ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, इसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत जबरदस्त है। तो अगर मान लीजिए अगर बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है तो उसको रेजिस्ट करने का पावर क्या है इसके पास, इसका पावर लॉस फैक्टर कम है, डेफिनेट सी बात है इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इधर। ठीक है, साथ ही साथ अगर मान लीजिए बहुत तेज वोल्टेज आ जाता है, उस वोल्टेज को रेजिस्ट करने का, उस वोल्टेज को आप कह सकते हैं मतलब फेस करने का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो यहां माइका के पास है। तो एज अ रिजल्ट ना माइका को यहां पे कई बार आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर माइका का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि माइका का इस्तेमाल आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में क्यों करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो हो गई यार माइका की बात। अब सवाल उठता है कि सर माइका पाया कहां जाता है। देखिए माइका आपको ना मैक्सिमम जो छोटा नागपुर प्लेटू का इलाका है वहां पे आपको माइका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कोडरमा गया हजारीबाग वाला इलाका है ना झारखंड का, ये आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का, दिस द लीडिंग प्रोड्यूसर। राजस्थान में जो आपकी जो मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है वो अजमेर के आसपास है। इनफैक्ट नल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है एक इंपॉर्टेंट बेल्ट है बेटा किसकी, माइका प्रोडक्शन की। ठीक है, तो नेल्लोर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेल्ट ऑफ माइका प्रोडक्शन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैप के ऊपर, ठीक है, माइका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार से मार्क्ड है, तो जहां जहां स्टार मार्क्ड है आपका माइका प्रोडक्शन है। जैसे आप देख पा रहे हैं राजस्थान में अजमेर और ब्यावर हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं आपको यहाँ पे नेल्लोर हो गया आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, डन। फिर आप देखोगे कोडरमा हजारी गया वाला इलाका होगा बिहार के अंदर, हजारीबाग का इलाका हो गया इसी के नीचे। तो आप देख पा रहे हो बेटा जहां पे टिक मार्क्स के ना बेटा, दीज आर द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स या प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करें फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर। चलो आगे बात करते हैं। तो बच्चे मैप इंपॉर्टेंट है, कई बार माइका प्रोडक्शन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट लाइमस्टोन। यार लाइमस्टोन की बात करेंगे फटाफट से, ना लाइमस्टोन की बात करते हैं जल्दी से। लेट्स टॉक अबाउट लाइमस्टोन। तो अगर आप देखोगे लाइमस्टोन कहां पाया जाता है, लाइमस्टोन कभी अकेला नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइमस्टोन आपको ऐसी जगह मिलेगा जहां पे जो आपके रॉक्स है ना उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर कैल्शियम प्रेजेंट है या मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, और उसी के साथ मिक्स आपको जो है लाइमस्टोन यहां पे मिलेगा। ठीक है ना, अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना बेटा बहुत पुराने जमाने की, वहां पे आपको लाइमस्टोन ज्यादा मिलता है। लाइमस्टोन एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आपके सीमेंट इंडस्ट्री का। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो लाइमस्टोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। ठीक है, बिकॉज को क्रश करके सीमेंट वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का। और आप कह सकते हो जब आप कभी भी आयरन को जब प्यूरिफाई करते हैं ना, जब आयरन ओर को प्यूरिफाई करते हैं तो वहां पे इंप्योरिटीज निकालने के लिए भी वहां पे लाइमस्टोन को ऐड किया जाता है। लाइमस्टोन का प्रॉपर्टी है जितना भी इंप्योरिटीज होता है उसको खींच लेता है, फिर इंप्योरिटीज को आप उसको बाहर कर देते हैं। तो आयरन ओर इंडस्ट्री के अंदर, साथ ही साथ आपका सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर लाइमस्टोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, चलिए तो लाइमस्टोन प्रोडक्शन की अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि लाइमस्टोन में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 13-13% पे है। राजस्थान यहाँ पे थोड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका लाइमस्टोन का विद 20%। ठीक है, तो 20% जो है सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है लाइमस्टोन, यहाँ पे आपका राजस्थान। तो ये 1 मार्कर के अंदर क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि गुरमीत केम अक्रॉस एन आर्टिकल इन अ मैगजीन अबाउट हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, रीड द आर्टिकल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग पे गुरमीत ने एक आर्टिकल पढ़ा मैगजीन के अंदर और कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे यार, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो इंपैक्ट ऑफ माइनिंग बताया गया है कि जो डस्ट और जो आपके टॉक्सिक फ्यूम्स होती हैं है ना, जो माइनर्स को कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो डस्ट एंड टॉक्सिक फ्यूम्स होती हैं आपकी, जो माइनर्स को कई बार फेस करनी पड़ती है ना, इसकी वजह से क्या होता है यार कि इनको बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है। ठीक है, यानी आपकी लंग्स के रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कई बार बेचारे जिस जगह पे काम कर रहे हैं, अभी एक वो आई थी, अभी एक मूवी आई है मिशन रानीगंज करके, तो वहां पे वो कोल में माइंस के अंदर ना माइनर्स फंस जाते हैं, वहां पानी फूट जाता है, पानी भरने लगता है, गैस बनने लगती है। ऐसे कई सारे जो आप देखोगे जो उसमें दिखाया गया ना वो रियलिटी है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैजार्ड्स या रिस्क यहाँ पे माइनर्स के लाइफ को होते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे इसके अलावा जो आसपास के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो वहां का जमीन है, वो भी कई बार माइनिंग के चलते गंदा हो जाता है, पल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब दो सवाल है मेरे पास आपके लिए। नंबर 1, पहला सवाल है यहाँ पे कि नेम एनी 2 हजार्ड्स ऑफ माइनिंग्स टू माइनर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि कोई भी 2 हजार्ड्स बताइए जो माइनर्स को फेस करने पड़ते हैं माइनिंग के चलते। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप ये बताइए मेरे को कि मतलब 2 इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर 2 इंपैक्ट बताइए माइनिंग का क्या है। ठीक है, तो दैट्स ऑल कि व्हाट आर द 2 इंपैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन द एनवायरमेंट। डन, सॉलिड है। चलिए बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सिंपल है, जब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की, है ना, हमको दो तीन बातें पता है कि मिनरल्स ना बहुत लिमिटेड है, मिनरल्स आर फाइनाइट। मिनरल्स क्या है? लिमिटेड है। अभी क्या हो रहा है कि यार मिनरल्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। मिनरल्स क्या होते जा रहे हैं बेटा? आपके एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। मिनरल्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। रीजन इसका क्या है? रीजन बहुत सिंपल है यार, कि हम ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, है ना, ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। डन। चलिए अगर आप देखोगे इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम यार इसको ओवर यूज करते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट मिनरल्स हमारे पास खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यार कि मिनरल्स को कंजर्व करना इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज अगर आप मिनरल्स कंजर्व नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे मिनरल्स अपने लिए खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए कई सारी चीजें की जा सकती हैं। ओवर यूज अपने को प्रिवेंट करना पड़ेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल कर सकते हैं। 3 R को आप यहां फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर तीनों R को आप यहां फॉलो करोगे तो उसके चलते क्या होगा, आप मिनरल्स को बेहतर कंजर्व कर पाओगे, आप मिनरल्स को फेंकने के बजाय जो रीयूज कर पाओगे, है ना। तो 3 R's को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मेटल्स वगैरह होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, कई बार ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको आप दोबारा रीयूज कर सकते हो। सो ये कुछ अप्रोचेस अपने को अपनाने पड़ेंगे अगर हम मिनरल कंजर्वेशन की बात यहां पे कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। चलो अब अगर आप देखोगे तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ये हमारे मेटालिक और नॉन मेटालिक सोर्सेस या नॉन मेटालिक मिनरल्स थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स की, ठीक है। तो मिनरल्स, मिनरल्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, कोयला हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, राइट। चलिए कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है। ये कुछ बड़े अच्छे एग्जांपल्स आपके किसके? आपके एनर्जी मिनरल्स के, ठीक है। ये एनर्जी रिसोर्सेज आप इनको कहते हैं। चलो अब अगर मैं आपसे बात करूं यार, तो हमारे पास ना कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ये दो अलग अलग तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर हम बात करें बेटा यहां पे सिंपल सी भाषा में, ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं यार कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप बहुत पहले से इस्तेमाल करते चले आ रहे हो, आप बहुत पहले से यूज करते चले आ रहे हो, ठीक है। जैसे आपका कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, जो कि हम बहुत जमाने से यूज करते चले आ रहे हैं, वो क्या है? वो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि रिसोर्सेज या पे इसको लिख लो, एनर्जी रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूटिलाइज्ड सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल आपका वही हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना। तो बेसिकली वो रिसोर्सेज इनको आप बहुत समय से, बहुत टाइम से इस्तेमाल करते चले आ रहे हो, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज। डन। अभी हम क्या करेंगे यार फटाफट से, अभी हम लोग बात करेंगे कोयले की, हम बात करेंगे पेट्रोल की, हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, ठीक है। और इसके बाद जो है बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। और बस उसके बाद अपन फटाफट से मैप वर्क करेंगे, उसके बाद आपके टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आई गेस मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के आसपास का आपका टॉपिक और रहेगा। तो अभी तक यहाँ पे बात समझ में आ गई? आपसे मैंने 2 केस स्टडी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो क्वेश्चन ये है कि माइका के कोई भी 2 प्रॉपर्टीज जो है आप मेरे को यहाँ पे बताओगे कमेंट्स में, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं, मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूं यार। तो माइका के कोई भी 2 प्रॉपर्टीज जो है आप मुझे बताएंगे यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो बच्चा थक गया है पढ़ाई करते करते, पानी पी लीजिए, पानी पीने के बहाने आपका 1 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा, और उस 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे का टॉपिक, ठीक है। बात समझ में आ गई थी? हो जाएगा काम, बन जाएगा।
चलिए तो फटाफट से पानी पियो यार, मैं भी पानी पीता हूं, है ना। 1 मिनट का तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारा आगे का टॉपिक, ठीक है। चलो फटाफट से करेंगे बच्चों, जल्दी से। पानी वानी पी लिया भाई? चल गए, पानी पी लिया आप सबने? चलो तो भैया मैंने पानी पी लिया। एक ये जो खास यंत्र है ना, ये मैं उठा करके ले आया हूं आपके लिए, ठीक है। क्या है इससे कि थोड़ा बार बार ऐसे पीछे घूमना नहीं पड़ता है, इससे मस्त एकदम मूव हो जाता है सब कुछ, ठीक है। चलिए तो यार हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, आपको याद है? पानी पीने से पहले आपको याद आया कि हम किस बारे में बात करते हैं? हम बात कर रहे थे यार कन्वेंशनल सोर्सेज की, ठीक है। यानी बेसिकली मोटा मोटा वो एनर्जी रिसोर्सेज जिनको आप बहुत जमाने से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, नेचुरल गैस वगैरह हो गया आपका। बस इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं यार फटाफट से ना। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें नंबर 1, पहला हम बात करेंगे बेटा कोयले की। देखिए कोयले की अगर हम बात करेंगे तो कोयला हमने बहुत जमाने से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत टाइम से कि यार कोयला कैसे बनता है। कोयला तब बनता है जब कई सारा जो आपका मान लीजिए प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह है, जब ये मर गए, मरने के बाद क्या हुआ भैया, सड़ने लगी इनकी बॉडियां। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप देखोगे एनवायरमेंट का एक नेचुरल प्रोसेस है, डिकम्पोज हुआ, सड़ना स्टार्ट हुआ, और कई बार आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स अगो, ये प्रोसेस चलता रहा और एक दूसरे के ऊपर ऐसा ना लेयर बनती गई, जमते चले गए, और फिर आप देखोगे अंडर इंटेंस हीट और प्रेशर एक किस में कन्वर्ट हो गया, आपके कोयले में, यानी फिर कोल में, ठीक है। तो कोयला क्या है? कंबस्टिबल, कंबस्टिबल यानी जो कि जल सकता है, ठीक है। कंबस्टिबल सॉलिड रॉक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर में पाई जाने वाली रॉक है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर से बनी। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें जीवन होता हो, कभी किसी ना टाइम पे कभी ना कभी लाइफ रही हो। तो अगर आप देखोगे अभी हमने क्या देखा कि जो आपके डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनसे ही कहीं ना कहीं मिलके बना है आपका ये कोयला, ठीक है। और भी कई सारी चीजें अगर आप देखोगे तो कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है करीब 60 से 90%, 90% तक, हाइड्रोजन 1 से 12%, ऑक्सीजन 2 से 20% और नाइट्रोजन आपका 1 से 3%, ठीक है। और कुछ अमाउंट में आपको फास्फोरस और सल्फर भी मिल जाएगा। फॉर्मेशन की बात हमने पढ़ ली कि खासकर जो आपके कीचड़ वाले इलाके थे वहां पे जब ये सारी चीजें मर गई, कंपोज होने लगी, सड़ने लगी और लेयर्स के अंदर जमने लगी, तो इंटेंस हीट और प्रेशर के चलते ये कोयले में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डन। चलिए तो यहां तक तो कहानी क्लियर है, आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब अगर आप देखोगे तो कोयले के ना अलग अलग टाइप्स, अलग अलग प्रकार है। नंबर 1 पहला आता है आपका एंथ्रासाइट कोल। देखिए एंथ्रासाइट को माना जाता है कि सबसे हार्डेस्ट क्वालिटी का कोल है, सबसे ठोस वैरायटी का कोल है, साथ ही साथ शाइनी होता है, यानी बहुत चमकदार होता है, एकदम कंप्लीटली काला होता है और काफी कंप्रेस यानी काफी कॉम्पैक्ट होता है। 90% का इसके अंदर कार्बन कंटेंट है, 90% ऑफ कार्बन कंटेंट है इसके पास, ठीक है, 90%। तो यानी अच्छा खासा कार्बन है, आप कह सकते हो कि ऐसा कोयला जब जलाया जाएगा तो काफी बढ़िया जलेगा, यानी धीरे धीरे हल्का हल्का आंच में जलता रहेगा ऐसा कोयला, और धुआं वगैरह भी आपका कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए तो आपने देखा कि इट बर्न स्लोली और स्मोक जो है बिल्कुल ना के बराबर है, और लंबे समय तक जो है ना ऐसा कोयला जलता रहता है, ठीक है। अच्छा अब इसके अगर आप हीटिंग वैल्यू की बात करेंगे तो डेफिनेट सी बात है, हीटिंग वैल्यू काफी हाई है, और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी आप उसको कई बार यूज करते हैं। जब कोयला आपको बहुत महंगा मिलता है ना, हालांकि एंथ्रासाइट डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर आपको एंथ्रासाइट वाला कोल काफी कम मिलेगा, ठीक है, हालांकि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल आप कह सकते हैं इसको। दूसरा आता है आपका बिटुमिनस कोल, यानी ये वो कोयला है जो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, इसको हम कई बार इंडस्ट्रियल कोल भी कहते हैं, ठीक है। हार्ड होता है, ब्लैक होता है, करीब 80% कार्बन कंटेंट भी होता है इसके अंदर, 50 से 80% के आसपास। और अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जितना कोयला पाया जाता है उसका 80% जो कोयला है वो आपका बिटुमिनस टाइप का है, ठीक है। कार्बन कंटेंट 50 से 80%। स्टीम कोल, अगर जिससे स्टीम वगैरह बनाई जाती है, यानी थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जिस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, उस कोयले में आपको कार्बन कंटेंट लगभग 80% तक मिलेगा, और ये बेस्ट क्वालिटी बिटुमिनस कोल है, ठीक है। चलिए घर के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें 50-60 से लेकर के 80% तक आपको कोयले का कार्बन कंटेंट मिल सकता है। देखिए कोयले के साथ बहुत सिंपल है कि जितना ज्यादा, जितना बढ़िया कार्बन कंटेंट आपको कोयले में मिलेगा उतना बढ़िया ही आपका कोयला जलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बात अपने को याद रखना है। अच्छा कोकिंग कोल, कोकिंग कोल क्या होता है बच्चे, काफी हाई क्वालिटी का बिटुमिनस कोल होता है, जो जनरली आप देखोगे इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर आयरन और इंडस्ट्रीज में, आयरन और को गलाने के लिए, उससे लोहा निकालने के लिए, है ना, इस टाइप की इंडस्ट्रीज के अंदर काफी इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका जो वैल्यू है, हीटिंग वैल्यू बड़ा जबरदस्त है, और आप देख सकते हैं बच्चे के आयरन एंड स्टील प्लांट्स में इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है।
अब अगर मैं अगली बात आपसे करूं तो अगले नंबर पे आता है मेरे पास, दैट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट को कई बार ब्राउन कोयला भी कहते हैं, ब्राउन कोल भी कहते हैं। थोड़ा कम अच्छे क्वालिटी का कोल है, लो ग्रेड कोल है। कार्बन कंटेंट आप देख पा रहे हैं मात्र इसमें 40% का है, और इसमें काफी नमी होती, काफी मॉइस्चर होता है ना, और एज ए रिजल्ट आप देखोगे जलता उतनी बढ़िया तरीके से नहीं। कई बार हम कहते हैं ना कोयला काफी गीला है, तो कोयला गीला मतलब क्या है, कोयले में मॉइस्चर हो, अगर मॉइस्चर होगा तो कोयला आपका जलेगा नहीं बढ़िया तरीके से। लास्ट और सबसे खतरनाक और गंदी क्वालिटी आती है, वो आती है आपकी पीट। पीट आप कह सकते हो लकड़ी वाला कोयला, कई बार हम कहते हैं ना लकड़ी वाला कोयला, तो पहला ऐसा पीट एक ऐसा कोयला है जो आपको पहली बार लकड़ी का कोयले में बदलने का, कोयले में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस प्रोसेस को शो करता है। ठीक है, आप देखोगे पुराने जमाने जो पेड़ पौधे वगैरह थे, जब वो मर गए, डिकम्पोज वगैरह हो गए, तो वो भी हीट एंड प्रेशर के चलते कई बार कोयले में कन्वर्ट हो गए, तो कई बार इसको हम लकड़ी वाला कोयला भी कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसका ट्रांसफॉर्मेशन, लकड़ी का इंटू कोल। ठीक है, लेस कार्बन कंटेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली बात इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, सो कार्बन कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर आप देखोगे किससे बना है, जब वेजिटेबल मैटर आपका प्लांट्स वगैरह जब डिकम्पोज किए, कार्बोनाइज किए, तब जाकर के आपका ये तरीके का कोयला तैयार हुआ है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज पीट कोल। तो पीट आप समझ जाइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला ऐसा कोयला बताइए, कोयले का ऐसा वैरायटी बताइए जिसमें आपको लकड़ी से कोयले में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे दैट इज पीट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप रैंकिंग वाइज बात करोगे ना, अगर आप बात करोगे भारत की रैंक कितना है कोयला डिस्ट्रीब्यूशन में, तो भारत का जो कोयला प्रोडक्शन का रैंक है वो चाइना और यूएस के बाद तीसरे नंबर पे हम सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करेंगे भारत में सबसे पुरानी कोल फील्ड है आपकी रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर, और जो लार्जेस्ट है वो आपकी झरिया झारखंड में रानीगंज। इसी पे एक मूवी आई है अभी अक्षय कुमार की, मिशन रानीगंज, बड़ी जबरदस्त मूवी है, और रियल इंसिडेंट पे इस मूवी है कि किस तरीके से माइनर्स को जो कोल माइन के अंदर फंस गए थे वहां पे उनको बाहर निकाला गया था। तो अगर आपको माइनिंग समझनी है एकदम डिटेल में, तो आपको जब कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा उस मूवी को, अच्छी मूवी है। ठीक है, नाउ कोयले के डिपॉजिट्स की बात करें तो दो तरीके के डिपॉजिट्स हमको मिलते हैं भारत में, गोंडवाना डिपॉजिट और दूसरा टर्शरी है। गोंडवाना की बात करें तो यार 200 मिलियन साल से पुराना ये डिपॉजिट है, मतलब 200 मिलियन साल से ज्यादा हो चुके हैं कोयला डिपॉजिट हुए यहाँ पे। और टर्शरी को थोड़ा यंग कहेंगे, बिकॉज टर्शरी में जो डिपॉजिट्स हैं कोयले के वो 55 मिलियन साल पुराने हैं। ठीक है ना, इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत में आपको एंथ्रासिट कोयला यहाँ पे नहीं मिलता, तो मैक्सिमम जो आपको कोयला मिलता है भारत में वो बिट्यूमिनस ग्रेड का है। ठीक है, और एंथ्रासिट कोयला वैसे भी यार दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर आपको काफी कम ही पाया जाता है, बिकॉज 80% जो कोल प्रोडक्शन है यहाँ पे उसमें आपको बिट्यूमिनस ही मिलने वाला है। ठीक है, डन। चलिए अब अगर मैं आपसे गोंडवाना डिपॉजिट्स की बात करूं यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, गोंडवाना और टर्शरी दोनों, ध्यान दीजिएगा, है ना। गोंडवाना रीजन अगर आप देखोगे तो जो आपका नीचे पेनिनसुलर वाला एरिया है भारत का, तो वो वाला जो सेक्शन है वहां पे कोयला काफी बढ़िया मिलता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जितना भी टोटल कोल रिजर्व है भारत का, उसका 98% कोयला आपको इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले इलाके में मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें मॉइस्चर नहीं है इस कोयले में, यानी अच्छा कोयला है, प्लस सल्फर और फॉस्फोरस भी है इसके अंदर। साथ ही साथ स्टील प्लांट्स के अंदर इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। मेजर कोल फील्ड्स की बात करें तो खासकर जो आपकी रिवर वैलीज हैं, कौन कौन सी नदियों के, दामोदर हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, यहां पे काफी कोयला मिलता है। और अगर आप मेजर स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र, ये मिला करके जितना भी टोटल कोयला प्रोड्यूस होता है ना भारत में, उसका 4/5 पोर्शन जो है आप देखोगे कि इन स्टेट से आ रहा है, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र वगैरह साइड से। ठीक है, तो मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है भारत में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आप देख सकते हैं बेटा ये मेजर इलाके हैं जहां भारत के अंदर आपको कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि भारत के प्रोग्रेस के लिए, भारत की उन्नति के लिए, भारत के लाइक इंडस्ट्रीज के लिए ये इलाके कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं अगर आपसे टर्शरी डिपॉजिट्स की। ठीक है, तो टर्शरी डिपॉजिट्स क्या है कि ऐसे कोयले के खदान हैं जो कि जिनको जमा हुए 55 मिलियन साल ही हुए। हिस्ट्री के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो काफी कम एज है। ठीक है, यहां पे हालांकि मॉइस्चर काफी ज्यादा आपको मिलेगा, तो ऐसा कोयला बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है जलाने के हिसाब से। मेजोरिटी कहां मिलेंगे, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, कश्मीर, यानी जो आपके थोड़े हिली इलाके हैं वहां पे ऐसा कोयला ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ जो आपका कोस्टल एरियाज हैं वहां पे लिग्नाइट की डिपॉजिट्स काफी हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तमिलनाडु में एक जगह है नैवेली करके, जिसको माना जाता है कि वहां पे लार्जेस्ट लिग्नाइट डिपॉजिट्स आपको मिलेगा साउथ इंडिया में। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि कौन सी ऐसी जगह है साउथ इंडिया के अंदर जहां पे लिग्नाइट के डिपॉजिट्स, लिग्नाइट का एक टाइप ऑफ कोल है, इसके डिपॉजिट सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो दैट इज नैवेली इन तमिलनाडु। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए तो ये तो बात हो गई यार हमारे कोयले की। अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं, बात आती है पेट्रोलियम की। देखिए पेट्रोलियम जो शब्द है उसका मतलब है रॉक ऑयल, यानी पत्थर से निकलने वाला तेल। ठीक है, आप देखोगे कि जितने भी हमारे हबीबी लोग हैं आजकल इतने अमीर क्यों बन गए भैया, इस तेल के चलते।
तो ये इसको हम ना क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड इसलिए बोलते हैं ना, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, हर तरीके से जो ये कच्चा तेल निकलता है ना, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये किसका मिक्सचर, ये बना हुआ है आपके बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से, राइट। अब अगर आप देखोगे, अगर आपको लिक्विड फॉर्म में पेट्रोलियम मिलेगा तो उसको हम क्रूड ऑयल कहेंगे, अगर गैस के फॉर्म में मिलेगा तो उसको आप नेचुरल गैस कहोगे, और अगर सॉलिड ठोस फॉर्म में आपको ये मिलेगा तो उसको आप एस्फाल्ट, टार, पिच, बिट्यूमेन ऐसा कहोगे। आप देखोगे इसका इस्तेमाल कई बार सड़कों वगैरह को बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है, बिकॉज लेयर्स के अंदर ट्रैप्ड है, फॉसिल फ्यूल है, तो डेफिनेट सी बात है सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलने के चांसेस ज्यादा है। अब अगर आप देखोगे कि अगर आप मान लीजिए 1 किलो आपने तेल लिया, कच्चा तेल लिया, क्रूड ऑयल लिया, तो कम से कम 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ इससे कई सारी चीजें निकालते हैं। इथेन हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, एलपीजी आप घरों में यूज करते हैं, जो प्लेन वाला जेट होता है, जेट में जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। केरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल करते हैं आप, है ना, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे किससे निकाली जाती है, इसी क्रूड ऑयल से या पेट्रोलियम से, ठीक है। रिफाइन करने के बाद इसको आप एज अ रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसमें, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे आपका रबर हो गया, फाइबर हो गया, पीवीसी के पाइप हो गए, फिनाल वगैरह हो गया, ठीक है। फिर आपका कई बार अपने फोटो जो प्रिंट करवाते हो ना शीट पे, वो फिल्म बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप कह सकते हो इनफैक्ट पावर जनरेशन, जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, वहां पे भी इसको जला करके स्टीम वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, जिससे बिजली बनती है आगे चल करके, ठीक है। चलिए, तो पेट्रोलियम के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तीसरा इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है, दैट इज द नेचुरल गैस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस किसके साथ पाई जाती है, नंबर 1 ये पाई जाती है आपके पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ। दूसरा, जब आप कभी भी पेट्रोल निकालने जाते हो ना, तो सबसे पहले ना आपकी गैस रिलीज होती है, उसके बाद आपका पेट्रोल वगैरह आता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, इसको आप डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों ही जगह इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप डोमेस्टिक इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप पीएनजी कहेंगे, और जब इंडस्ट्रियल केसेस में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसको कई बार सीएनजी भी कहते हैं, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूंगा कि इंडिया में कहां कहां नेचुरल गैस पाई जाती है, तो सबसे पहले मुंबई हाई। मुंबई हाई महाराष्ट्र के पास आपको मिलेगा, एग्जैक्टली महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो नहीं है, बिकॉज ये समुद्र के अंदर इलाका है, ठीक है। तो मुंबई हाई का जो इलाका हो गया आपका वेस्टर्न कोस्ट पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बसीन का जो इलाका हो गया उसके आसपास का इलाका, ठीक है। इसके अलावा अगर भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे आप जाएंगे, तो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का जो इलाका है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी नदी वाला जो रीजन है, वहां पे भी कई सारे आपको नए रिजर्व्स अभी देखने को मिलते हैं ऑफ द नेचुरल गैस, ठीक है, डन। चलिए, आप देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारा ये मेजर सेक्शन है, जैसे आप देख पा रहे हो गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, गल्फ ऑफ खैम्बे है। तो ये वो इलाके हैं जहां पे आपको ज्यादातर ये जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स वगैरह ने, ये नेचुरल गैस डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपने गुजरात मैप पे देखा होगा, ये जो छोटा सा कट आता है ना बेटा, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और इधर के साइड जो छोटा सा कच आता है खाम्बत की खाड़ी, इसको आप गल्फ ऑफ खैम्बे कहते हैं। इंपॉर्टेंट फील्ड्स है जहां पे आप ये नेचुरल गैस वगैरह जहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आगे बात करें नेचुरल गैस पाइपलाइन की, बड़ी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, क्वेश्चन से आता है। सबसे पहली पाइपलाइन थी एचवीजे यानी हजीरा, ठीक है, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसका टोटल डिस्टेंस है 1700 किलोमीटर का, राइट। ये किसको लिंक करती है, मुंबई हाई और बसीन को लिंक करती है, किससे, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर बनाने वाली फैक्ट्री से, है ना, पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से, जहां पावर जनरेट होता है, जहां कई सारी इंडस्ट्रीज है। तो अगर आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे, तो ये आपकी एचवीजे पाइपलाइन जा रही है, जो आपको एकदम लाइट डॉट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हजीरा है, आप देख पा रहे हैं। हजीरे के बाद आपके यहाँ विजयपुर मिलेगा, विजयपुर के बाद आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे जगदीशपुर मिलेगा। अब इस पूरी पाइपलाइन के ना कई सारे ब्रांचेस फैले हुए हैं, और ये ब्रांचेस कनेक्ट करते हैं भाई जितने भी आपके मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स वाले एरियाज हैं उनको, ताकि नेचुरल गैस वहां पे मिलती रहे और इनका काम चलता रहे, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए, अगर मैं बात करूं ओवरऑल भारत का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना अभी नेचुरल गैस का, वो काफी एक्सपैंड हो गया, यानी पहले काफी कम था, लेकिन अभी तो काफी ज्यादा हो चुका है यार, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो 1700 किलोमीटर की पाइपलाइन से हमने शुरुआत की थी, और इसको हम अभी बढ़ा करके 18,500 किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं, और हमारा ये टारगेट है कि हम इसको 34,000 किलोमीटर तक लेकर के जाएंगे, ठीक है, जिससे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन हैं उनको इस पर्टिकुलर गैस फील्ड से कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। चलिए, अब अगर आप बात करें कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे देश के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी आपको हर तरीके से चाहिए, है ना, बिकॉज आपके जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह चलते हैं वो किससे चलते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के ना दो बड़े तरीके हैं, दो मेजर तरीके हैं, इसको आप इस्तेमाल करते हैं देश में। एक है थर्मल पावर, ठीक है, और एक है आपकी हाइड्रो पावर। तो जब आप थर्मल पावर और हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो देखिए समझना बहुत आसान है। यहां पे क्या किया जाता है,
बहुत सिंपल है, थर्मा पावर का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, natural gas are burned to produce energy। ठीक है, अभी कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग वाटर। देखिए होता क्या है, थर्मल पावर की बात करें, थर्मल का मतलब होता है हीट, हाइड्रो मतलब होता है पानी। देखिए होता क्या है कि बहुत सिंपल सा तरीका है इसको करने का। होता यह है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हो गया, आपने इसको जलाना स्टार्ट किया। जब आप इसको जलाओगे तो इससे क्या पैदा होगा, गर्मी पैदा होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोयला जो है आप यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, ठीक है, इसको जला रहे हैं। नीचे मैंने यहाँ पे पानी रख दिया। अब यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इससे क्या हो रहा है, ये पानी आपका गर्म होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गर्म पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। होगा नॉर्मल सी बात है, पानी उबालते कुछ टाइम बाद आप देखो भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ब्लेड करके एक इक्विपमेंट है, इसको आप कहते हैं टरबाइन। इसमें बहुत सारे ब्लेड्स वगैरह टाइप के लगे हुए हैं, है ना, ऐसे करके लगे हुए हैं, मस्त एकदम खतरनाक वाला। तो इसको हम कहते हैं टरबाइन। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपका स्टीम पावर होता है ना, स्टीम पावर से इस टरबाइन को घुमाते हैं बड़ी तेजी से, और जब ये टरबाइन घूमता है तो ये क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अभी टरबाइन जो है जुड़ा होता है किससे, ही जुड़ा होता है बेटा एक जनरेटर से। किससे जुड़ा होता है, एक जनरेटर से। और फाइनली क्या होता है, जब ये टरबाइन रोटेट होता है बड़ी तेज स्पीड से, तो ये कनेक्ट किससे होता है, जनरेटर से। अब इसी एनर्जी को जनरेटर क्या करता है कि आपके इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं बिजली बना देता है। फिर आगे इसको कनेक्ट किया जाता है ट्रांसफार्मर से, जो जिस इलाके में बिजली सप्लाई करनी है उसके हिसाब से वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, और यही कंसेप्ट फॉलो होता है आपका हाइड्रो पावर में। हाइड्रो पावर में भी क्या किया जाता है, जो डैम्स वगैरह में जमा पानी होता है उसको बहुत तेज स्पीड के साथ इस टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन घूमता है, घूमने से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी को जो जनरेटर लगा हुआ है इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, और फिर वो पावर आगे ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका थर्मल और हाइड्रो पावर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, बिजली प्रोड्यूस करते हैं। डन। चलिए, अब अगर आप देखोगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे, पहली बात तो ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नंबर वन, कि रिन्यूएबल है कि अगर एक बार खत्म हो गए तो पहली बात तो खत्म नहीं होंगे, दूसरी बात अगर एक बार खत्म हो गए तो इनको दोबारा फटाफट से जल्दी से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, ये कुछ अच्छे एग्जांपल है आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के। और अभी जरूरत है हमको यार कि जितने ज्यादा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हम यूज करेंगे उतना ही हम यहाँ पे पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, बचा पाएंगे। डन। चलिए, अब अगर आप देखोगे नंबर वन आता है न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए आपने पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में कई बार, क्लास 9 10 के अंदर भी। जो आपका एटम्स वगैरह होता है ना, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत पावर होता है, नो डाउट बहुत छोटा है बट बहुत पावरफुल है। और जब कभी भी आप इनके स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ करोगे तो या तो एनर्जी बहुत जबरदस्त प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और यही किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर में। आप क्या कर रहे हो कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, उसमें कुछ बदलाव कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब आप क्या सारे मिनरल्स के साथ ऐसा कर सकते हैं, नहीं। आपके कुछ स्पेशल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप चेंजेस करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डन। किससे प्रोड्यूस होता है, यूरेनियम एंड थोरियम जैसे एग्जांपल हो गए। कहां मिलते हैं, झारखंड अरावली रेंजेस के अंदर, है ना। राजस्थान वाले साइड पे आप चले आएंगे तो अरावली रेंजेस में आपको मिल जाएंगे यूरेनियम, थोरियम। इसके अलावा जो केरला की मोनाजिट सैंड्स है ना बेटा, वहां पे भी आपको काफी ज्यादा थोरियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के इस्तेमाल से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर पावर। डन। चलिए, अब अगर हम बात करें भारत में सोलर एनर्जी की, तो देखिए भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री यानी ट्रॉपिकल जोन में आता है। कहने का मतलब सिंपल है कि भारत में सूरज की किरणें काफी अच्छी खासी हैं, और इसका इस्तेमाल करके आप जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखिए छोटे छोटे डॉट्स देख पा रहे हैं ना बेटा, ये फोटोवोल्टेक सेल्स हैं। इनका काम क्या होता है कि ये सोलर पावर को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हालांकि महंगे होते हैं, इनिशियल कॉस्ट इसका महंगा होता है, लेकिन बाद में ये आपको काफी सही पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे सोलर एनर्जी रूरल एरियाज के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होती आ रही, काफी फेमस होती आ रही। ठीक है,
अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सिंपल है यार, कि आप देखोगे कि पहले क्या है कि जो गांव वगैरह की औरतें हैं वो खाना वगैरह बनाने के लिए गाय का जो गोबर होता है ना उसके काउडंग बनाती हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करती है। उससे धुआं वगैरह बहुत होता है, प्लस वो जलता भी ठीक से नहीं है। ये लकड़ी काट के ले आई, उसको जलाना स्टार्ट किया, उससे उनके हेल्थ पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ यार जो आउटपुट आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा। तो अभी उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है ना सोलर पावर ने काफी रिड्यूस कर दिया। तो ये एक इसका बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे अलग अलग देश, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स अभी स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखोगे हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। यानी कोई धुआं प्रदूषण इस तरीके की चीज कोई प्रोड्यूस ही नहीं होती सोलर पावर से, और आप अच्छी खासी एनर्जी यहां पे निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें विंड पावर, देखिए विंड पावर खासकर ऐसे इलाके जहां हवा बहुत चलती है, तो वहां पे हवा का इस्तेमाल करके भी आप उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पंखे लगा देते हैं, इसको आप विंड मिल्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लार्जेस्ट ये जो विंड फार्म्स हैं, विंड फार्म्स मतलब एक ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए हैं, उसको हम कहते हैं विंड फार्म्स। तो अगर आप कभी भी तमिलनाडु में अगर आप जाएंगे नागरकोइल से मदुरई के बीच में, तो आपको ऐसे बहुत सारे विंड फार्म्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे जो मेजर विंड फार्म्स कहां पाए जाते हैं, आंध्रा, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप साइड। अगर आप देखोगे तो इन सारे स्टेट्स के साथ एक बड़ा प्यारा पॉजिटिव है कि ये कोस्टल एरियाज के पास है। कोस्टल एरियाज में आप देखोगे हवाएं काफी तेज चलती हैं, तो उस हवाओं का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पंखे जब फटाफट से पंखे चलते हैं तो हवा से क्या हो रहा है, पंखा रोटेट हो रहा है, विंडमिल रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर। डन। तो नागरकोइल और जैसलमेर दोनों ही जाने जाते हैं अपने किसके लिए बेटा, दैट इज द यूजेज ऑफ विंड एनर्जी। अच्छा, डेजर्ट एरियाज में अगर आप जाएंगे तो आप देखोगे कि हवा वगैरह बहुत तेज चलती है। दैट इज द रीजन कि राजस्थान में भी एक बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है विंड पावर को और ज्यादा डेवलप करने का, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, बात आती है बायोगैस की। देखिए बायोगैस का मतलब बहुत सिंपल है, बायो मतलब ऑब्वियसली बात है कोई भी ऑर्गेनिक चीज से बना हुआ चीज, ठीक है। गैस मतलब गैस। अब अगर देखोगे तो बहुत सिंपल है यार कि हमारे कई बार जो खेत खलिहान होते हैं उसमें बहुत सारा कूड़ा जमा हो जाता है। कई बार गाय माता ने गोबर कर दिया, वो वाला गोबर हो गया, कई बार तुम्हारा खुद का गोबर हो गया जो तुम सुबह सुबह वॉशरूम में जो है ना सारा सिस्टम जमा करके आते हो। तो ये सब के अंदर भी ना बड़ी खतरनाक ताकतें हैं। अब वो ताकत तुम आज मत ढूंढने लगना जाके, ठीक है। ताकत कैसी है वैसे आपको बताऊं, जितना भी कूड़ा कचरा है ना इसको अगर तुम उठा लो, उठा करके एक बढ़िया सा प्लांट बनाओ, एक बड़ा सा ना ऐसा मतलब सिस्टम बनाओ, प्लांट बनाओ प्रॉपर, उसके अंदर सारा डाल दो, डालने के बाद सड़ने दो, तो इससे क्या गैस प्रोड्यूस होती है ना। और ये जो गैस है ना इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो खाना बनाने के लिए और भी कई पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, जो श्रब्स होते हैं, फार्म का वेस्ट है, हमारा वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, इन सबको क्या कर सकते हैं आप बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर गांव में काफी होता है। आप क्या करोगे, इन सबको एक बढ़िया से प्लांट में जो है एकदम बढ़िया सा बड़ा सा इलाका बनाया है आपने मस्त ऐसा, ठीक है। और इस प्लांट के अंदर सारा कूड़ा कचरा जो है अपना गोबर, गाय का गोबर सब आकर के यहाँ पे डाल दिया। अभी क्या होगा, सड़ना स्टार्ट होगा, है ना, डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। जब ये डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, तो इससे गैस निकलेगी, ठीक है ना। अगर आप देखोगे केरोसिन या जो काउडंग केक होता है, जो चारकोल कोयला वगैरह होता है, उसके मुकाबले में इसका जो जलने का वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू, आप कह लो एनर्जी वैल्यू, काफी बढ़िया है, ठीक है। अगर आप देखोगे बायोगैस प्लांट्स को ना अलग अलग लेवल्स पे सेटअप किया जा रहा है, बायोगैस एक गेम चेंजर साबित हुआ है। बिकॉज पहली बात, दो फायदे हैं इसके। नंबर वन, एक तो आपको गैस मिल जाती है, और फिर भी जो बचा कुछ रेसिड्यू है ना उसको आप खाद के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसके अंदर, अपने घरों के अंदर, राइट, यानी वरना खेतों के अंदर। चलिए, इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो प्लांट्स आपके यहाँ पे गाय का गोबर ही इस्तेमाल करते हैं उनको हम गोबर गैस प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे दो बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, पहली बात तो जो भी आपका लेफ्ट ओवर बचेगा, जो भी इसका जो रेसिड्यू बचेगा, कचरा बचेगा, उसको आप एज अ खाद इस्तेमाल कर सकते हो खेतों में, और साथ ही साथ यहाँ पे एक एफिशिएंट मींस ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो गाय का गोबर ऐसे तो बहुत खराब होगा, बेकार होगा, तो उसको एक बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने का एक बहुत ओपी तरीका है ना, दैट इज एफिशिएंट तरीका है, राइट बच्चों। चलिए, तो इससे क्या होता है, एक तो खाद का क्वालिटी इंप्रूव होता है, साथ ही साथ आप देखोगे फालतू में पेड़ वगैरह आपको काटने नहीं पड़ते इधर उधर, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसका एक बहुत प्रॉपर तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये ऐसी दिखती है खाद। और खाद जो है ना एक नेचुरल तरीका है आपके जमीन को फर्टिलाइज करने का, जहां पे आपको बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए आप जमीन फर्टिलाइज कर सकते हैं। और ये है बेटा आपका काउडंग। ये काउडंग मतलब गाय का गोबर का, जिसका उपले बनाते हैं ना गांव वगैरह के अंदर, बड़ा कॉमन है ना। तो इसको जलाना, जिससे क्या होता है, बहुत धुआं वगैरह होता है, और साथ साथ अच्छे जलते भी नहीं है। तो आप देखोगे कि बायोगैस एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन के सामने आया है, कि इसका बेहतर इस्तेमाल, और इसके साथ जो बायोगैस के बाद जितना भी उसका रेसिड्यू बचता है उसको आप एज अ खाद या मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। डन। चलिए,
अब सवाल उठता है सर टाइडल एनर्जी का। देखिए टाइडल एनर्जी क्या होती है, क्या होता है, जो समुद्र की लहरें होती है ना उसमें बड़ी पावर है, बड़ी एनर्जी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे समुद्र के पानी को ट्रैप करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लड गेट्स। जो आपके गेट जैसे दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्लड गेट्स। क्या होता है कि जब कभी भी समुद्र में हाई टाइड आता है तो लहरें क्या होती, काफी ऊंची ऊंची उठती हैं। अब जब ऊंची लहरें उठती हैं तो क्या होता है कि ऊंची लहरों उठने की वजह से पानी जो है यहाँ चला जाता है, इसके अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आता है गेट्स आपके बढ़िया बंद हो जाते हैं और ये पंखा रोटेट करता है। पंखा क्या है, टरबाइन है। अब ये टरबाइन जब रोटेट करेगा पानी के फ्लो से, पानी के बहाव से, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसको आपने कनेक्ट कर दिया जनरेटर से और ये जनरेटर क्या करेगा, इसको बिजली में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और वही क्या होता है, जब पानी वापस रिलीज किया जाएगा तो पानी वापस जब आएगा बाहर ओशन में तो दोबारा पंखा घूमेगा, पंखा घूमेगा यानी टरबाइन घूमेगा, तो फिर से क्या होगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कौन करेगा, यहां से लगा हुआ जनरेटर। ठीक है। तो दिस इज हाउ द टाइडल पावर इज प्रोड्यूस। जब हाई टाइड होती है तो वाटर इसके अंदर आता है, आपके गेट्स बंद हो जाते हैं, है ना। और बस उसी पानी के आने से क्या होता है, उसके प्रेशर से जो है ये टरबाइन आपका रोटेट हो रहा है। ठीक है। और फिर जब लो टाइड होता है, जब पानी पीछे जाता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हो जाता है। ठीक है। तो बच्चे यही है आपका टाइडल पावर या फिर टाइडल एनर्जी। डन। चलिए भारत में अगर आप देखोगे जो गल्फ ऑफ खाम्बट है, गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में, है ना, जो सुंदरबन का जो गंगा वाला एरिया, गैंजेटिक डेल्टा वाला इलाका है, वहां पे टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के बहुत आइडियल कंडीशंस है, बढ़िया कंडीशंस है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे टाइडल पावर काफी बढ़िया तरीके से होती है। ठीक है। चलिए बिकॉज आपको यहाँ पे टाइड चाहिए, ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं इसको आप। तो हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड आएगा, पानी अंदर आ गया, टरबाइन घुमा, टरबाइन ने क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस किया, उस एनर्जी को जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। पानी वापस बाहर गया, वापस टरबाइन घुमा, वापस से क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसको एनर्जी को किसने, जनरेटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। डन, सॉर्टेड है। चलिए ओके। तो ये तो बात हो गई, हमने आयरन और माइंस वगैरह भी डिस्कस कर ली थी, मतलब हमने ये माइका वाइका डिस्कस कर लिया था। ठीक है। चलिए तो यहां तक कहानी समझ में आई। अच्छा ये तीन मैंने यहां ले रखे हैं। चलो तो आओ जियोथर्मल एनर्जी की बात करेंगे थोड़ी सी। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल का मतलब होता है जमीन के नीचे जो है पाई जाने वाली गर्मी। ठीक है। जियो मतलब जमीन के नीचे, थर्मल मतलब हीट। आप देख पा रहे हो मणिकर्णिका मंदिर है, इनफैक्ट मैं गया था तो वहीं की फोटो है, लास्ट दो मतलब 2022 में मैंने मनाली गया था और लाइफ में पहली बार जियोथर्मल पावर देखा था। तो यहाँ पे आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ना, इस पत्थरों से धुआं निकलता है। रीजन पता है क्या, इसके जो पानी है ना गर्म है, मस्त गर्म पानी है। ठीक है। इसका कारण पता है क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे जो अर्थ का जो हीट है ना, मतलब जो अर्थ का गर्मी है वो काफी ऊपर तक आ जाता है। ठीक है। और ऐसे केस में अगर इन पत्थरों के ये जो हीट है पत्थरों तक पहुंच जाती है, और ऐसे केस में मान लीजिए अगर ऊपर से पानी बह रहा है तो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, गर्म होकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इस भाप का इस्तेमाल करके जो है आप यहाँ पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो। डन। तो इसी को हम कहते हैं जियोथर्मल पावर, रिफर्स टू द हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द हीट फ्रॉम अंडर द अर्थ, यानी इंटीरियर द अर्थ। ठीक है। चलिए तो बहुत सिंपल सी बात है, जितना आप नीचे जाओगे क्या होता जाएगा, अर्थ आपकी गर्म होती जाती, हॉट होती जाती। तुमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ते आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम गहराई पे ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको ये बताया ना कि जो अर्थ की गर्मी है कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम गहराई पे आपको ना जो टेम्परेचर से बहुत गर्म मिलते हैं, और ऐसे केसेस में जो पत्थरों के आसपास का इलाका बड़ा हीट हो जाता है, और अगर इसके ऊपर से अगर पानी बह रहा हो तो पानी जो है आपका बॉयल होने लगता है, गर्म होने लगता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टीम के अंदर। ठीक है। डन। तो ग्राउंड वाटर क्या करता है, ऐसे केसेस में हीट अब्सॉर्ब कर लेता है एंड इट बिकम्स हॉट, और इसी स्टीम का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, दोबारा से इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करते हैं। बात खत्म हो गई, बात समझ में आई। चलिए तो यही था आपके यार जियोथर्मल पावर, है ना, एंड दिस आल्सो वाइंड्स अप योर टॉपिक। आपके चैप्टर को, आपको टॉपिक को भी वाइंड अप करता है। फटाफट से एक बार मैप वर्क देख लेंगे यार कौन कौन सा मैप्स आते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है इस फटाफट से मस्त वाले टॉपिक के अंदर, एक मस्त वाले वन शॉट में मजा आया होगा आपको, और काफी चीज आपने सीखी होंगी। चैप्टर बहुत फैक्चुअल है यार, बहुत आसान है, तो बस आपको 2-3 बार पढ़ना है और पढ़ के चीजें समझ में आ जाएंगी। ये वाला सेक्शन तो बहुत ही इजी यार, बहुत ही आसानी से, है ना। जियोथर्मल समझ में आया ना, जियो का मतलब होता है कि मतलब जो धरती के अंदर आप देखोगे बहुत गर्मी है ना, तो उस गर्मी का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि नीचे ना भट्टी जल रही है, और उस भट्टी के ऊपर आके तुम खड़े हो जाओ, है ना, इतनी हाइट पे भी खड़े हो जाओ, तो तुमको नीचे का गर्मी फील होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अर्थ के साथ वैसे ही केस है। अब मान लीजिए कहीं भट्टी बहुत ज्यादा गर्म है, अब क्या है, इसके ऊपर जितना भी पानी, देखो जमीन के अंदर पानी होता है, डेफिनेट सी बात है। तो अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा इलाका है जहां पे ये गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वहां क्या होगा, पानी गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगा, है ना। उसके ऊपर जो पत्थर वगैरह होंगे वो भी हीट होने लगेंगे, है ना। तो पानी ऐसे केस में जब गर्मी मिलेगी पानी को, तो पानी तो बॉयल होता है यार, पानी बॉयल होने लगेगा। अब बॉयल होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब भाप में कन्वर्ट होगा, स्टीम बनेगी। तो इसी स्टीम का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है। मणिकर्णिका कभी आप जाएंगे, मणिकर्णिका मंदिर है कासोल के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, वहीं बगल में गुरुद्वारा भी है।
ठीक है, मणिकरण गुरुद्वारा, तो वहां जो खाना बनता है ना बेटा, वो इसी गर्म पानी में बनता है, बॉईल करके। वहाँ गैस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, तो प्रॉपर गर्म पानी के अंदर ही खाना बॉईल करके बनाया जाता है, तो पानी गर्म है। इनफैक्ट वहाँ का जो कुंड है ना, जिसमें आप लोग स्नान वगैरह करते हो, वो उसका पानी भी गर्म है यार। वहाँ पे एक गुफा है, उसके अंदर आप जब बैठोगे तो नेचुरली हीट आती है, वहाँ पे हवा, स्टीम आती है, उस स्टीम से आपका गला वला सब खुल जाता है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो बड़ा मजेदार जगह है, आप कभी जाइएगा लाइफ में, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लाइक पूछे जाते हैं यार, किसमें, मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज में। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, मार्क करने को नहीं बोलेगा। जहां मार्क करने को नहीं बोलेगा उसमें मेहनत नहीं करनी, ठीक है। आयरन और माइंस में कहता है मयूरभंज, दुर्ग, बैलाडिला, बेलारी, कुद्रेमुख। ये आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी, मतलब आपको मार्क करके दे देगा, आपको पहचानना होगा कौन सी है, ठीक है। कोयले में अगर आप देखोगे रानीगंज, बोकारो, तालचे, नेवेली मार्क करके दे देगा, आपको पहचानना होगा कौन सी है, ठीक है। आपको स्टेट मार्क कर देगा। देखो, उसको सबसे बढ़िया तरीका है करने का, आपको नंबर 1 स्टेट्स पता होने चाहिए। अगर आपको स्टेट्स पता है, आप सेकंड्स के अंदर मार्क कर लोगे। अब मुझे पता है रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है, अगर मुझे वेस्ट बंगाल में कुछ मार्क करके देगा तो मैं पहचान जाऊंगा रानीगंज की बात की जा रही है, ठीक है। नेवेली मुझे पता है तमिलनाडु में पड़ता है, तो मुझे तमिलनाडु में कुछ मार्क करके बोलेगा आइडेंटिफाई करिए कौन सी कोल माइन है, तो मैं बता दूंगा यार कि नेवेली है। तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया ट्रिक है इसको करने का कि आप स्टेट्स याद करिए कि कौन से स्टेट्स के अंदर जो है ना कौन सा पार्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब ऑयल फील्ड की बात करूं, दिग्बोही जो है मुझे पता है दिग्बोही आसाम में पड़ता है, तो मैं सीधा आसाम में मार्क करेगा तो मैं दिग्बोही ढूंढ लूंगा, ठीक है। चलिए, सो दिग्बोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल और अंकलेश्वर। अंकलेश्वर पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। तो ये जितने भी आपको दिया, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, पहचानने को आएगा, मार्क करने को नहीं आएगा, ठीक है। लोकेशन एंड लेबलिंग के लिए क्या आएगा आपका, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम का थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर में से आपको नरोरा हर साल आता है, नरोरा, काकरापारा, ठीक है, और आपका तारापुर और कालपक्कम। तो ये आपके लेबलिंग वाले आ गए। तो पावर प्लांट्स आपको लेबल करने को कह रहा है, बाकी सब चीजें आपको यहाँ पे याद वो करने को कह रहा है, आइडेंटिफाई, ठीक है। चलिए, अगर नंबर 1 आप आयरन और माइंस की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये मैप आ गया है, तो आइडेंटिफाई करने को देगा। आयरन और माइंस किससे मार्क्ड हैं, रेड ट्राइंगल से, ठीक है। हमें इसने क्या बोला है, मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडेला। मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडेला। तो मयूरभंज के लिए आप इधर आ जाइए, अपना मयूरभंज हो गया, ठीक है। इसी के पास आपको बेलाडेला ने देखा था कर्नाटका वाले साइड पे, थोड़ा सा इधर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। देखो, यहाँ पे आपने पहचान लिया। अगर आप यहाँ पे मार्क करके आपसे पूछता है कि कौन सा ये माइन है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मयूरभंज है, ठीक है। समझ में आया। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे दुर्ग आपसे पूछता है, तो यहाँ पे अगर मार्क करता है तो आप पहचान जाएंगे दुर्ग है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बेलाडेला हिल रेंजेस, बेलाडेला यहाँ पे आती है बीच में, ठीक है। तो बेलाडेला अगर आपको यहाँ पे मार्क करेगा तो बेलाडेला आ जाएंगे। कर्नाटका में चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु है, टुमकुरु, ये इधर आपको मिल जाएगा। तो कर्नाटका वाला सेक्शन में ये 3 आयरन और माइंस मिल जाएंगी, ठीक है। आपको हमसे हालांकि इसने पूछा नहीं है, इसने बेल्लारी पूछा, कुद्रेमुख पूछा है। तो आइए बेल्लारी पे आ जाते हैं। तो बेल्लारी आपको यहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल यहाँ मार्क करता है तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बेल्लारी है। कुद्रेमुख को अगर हम बात करें तो कुद्रेमुख भी हमने इधर ही देखी थी, तो दैट इज कुद्रेमुख। ये कर्नाटका वाले सेक्शन में अगर यहाँ मार्क करता है तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज कुद्रेमुख। यहाँ पे कुद्रेमुख, यहाँ पे बेल्लारी, यहाँ पे बेलाडिला, ऐसे लाइन बना लो। इसके ऊपर दुर्ग, इसके ऊपर दुर्ग, और सबसे राइट में मयूरभंज। तो आपको ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने को ही पूछेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, कोयले की बात करें, कोयल माइंस की बात करें, तो कोल माइंस यहाँ पे हैं। कोल माइंस भी ब्लैक ट्राइंगल्स हैं। कोल माइंस में इसने क्या पूछा है आपसे, कोल माइंस में पूछा है कि आप आइडेंटिफाई करिए रानीगंज, बोकारो, तालचे, नैवेली, ठीक है। चलिए, रानीगंज मैंने क्या बताया था, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश से जस्ट बगल में आ जाइए। यहाँ पे कुछ मार्क करेगा, आप क्या देखेंगे यहाँ पे, रानीगंज, ठीक है। रानीगंज से थोड़ा लेफ्ट आएंगे, आपको मिलेगा बोकारो, डन। अच्छा, तालचेर पूछेगा, तालचेर जस्ट नीचे उड़ीसा वाले सेक्शन में आप आ जाइए। नेवेली पूछेगा, तमिलनाडु वाले सेक्शन में आ जाइए। तो ये मार्क करके देगा, आपको पहचानने को बोलेगा, ठीक है, कहेगा पहचान कौन, डन। चलिए, अब इसके बाद क्या पूछा इसने, इसके बाद पूछा ऑयल फील्ड, दिग्बोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन, कलोल और अंकलेश्वर, ठीक है। ऑयल फील्ड्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो ऑयल फील्ड्स हमारे पास आ गई, जो स्टार्स इसमें है, क्या कहते हैं आपके ब्लॉक्स में। तो आप देखिए, मुंबई हाई और बसीन तो आपको यही मिल गया, ऊपर नीचे, ऊपर बसीन है, नीचे मुंबई हाई। फिर आप देखेंगे यहाँ अंकलेश्वर मिल गया आपको, ठीक है। कलोल इसी के ऊपर मिल गया, गुजरात वाले साइड पे। तो ये 2 ऑयल फील्ड्स ये हो गए हमारे, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, अब इसने पूछा है यहाँ पे दिग्बोई। तो दिग्बोई आप यहाँ पे ऊपर जाके मार्क करेंगे, आसाम वाले साइड पे, नीचे ही नाहरकटिया मिल जाएगा। तो ये हम लोग के ऑयल फील्ड्स हो गए। अब आपके आ जाते हैं मेजर न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर आपसे नरोरा पूछता है, बिकॉज यूपी का एक लौता है, ठीक है। तो नरोरा आपका आ गया, ये आपको मार्क करना है, तो यूपी में आप जाके नरोरा मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे तारापुर कभी कभी पूछ लेता है, हालांकि तारापुर पूछेगा नहीं आपसे, बिकॉज नहीं दिया है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम थर्मल में पूछ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर में मार्क करोगे तो न्यूक्लियर में नरोरा करिएगा, ठीक है। थर्मल की अगर हम बात करें तो नामरूप पूछ रहा है आपसे, ठीक है।
नामरूप के अलावा रामागुंडम पूछ रहा है, ठीक है, रामागुंडम आपको ये मिल जाएगा, यहां पे मार्क कर देंगे आप, डन। चलिए, तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात इसकी। और न्यूक्लियर के अंदर मेजरली नेरोरा आपका ज्यादा पूछता है, तारापुर आपसे पूछता है, कायगा नहीं पूछता, कभी कभी पूछ ले अदरवाइज नहीं पूछता, ठीक है। काकरापारा पूछता है आपसे, कालपक्कम पूछता है, ठीक है, डन। चलिए, काकरापारा और कालपक्कम, तो कालपक्कम तो आपको यही मिल गया, ठीक है। इसके बाद काकरापारा आप जा सकते हैं, काकरापारा ये मिल गया आपको गुजरात वाले सेक्शन में। तो ये मेजर आपके क्या है बेटा, थर्मल पावर और न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो उसको आपको मार्क करने को पूछता है। तो मार्किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इसी मैप को पढ़ेंगे, बस दैट्स ऑल, ठीक है। मार्किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बेटा इसी मैप को पढ़ना है, और जितना यहां दिया गया है मात्र इन्हीं को पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है ना। मार्किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपसे थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पूछेगा, बाकी सब आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछेगा, आपको सिर्फ पहचानना है, मार्क आपको नहीं करना है। क्लियरली लिखा है आइडेंटिफिकेशन ओनली, और जब ओनली लिखा है तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने को ही बोलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, सिर्फ एक मैप आपको प्रैक्टिस करना है मार्किंग के लिए, वो भी कुछ सिलेक्टेड एरियाज ओनली, बाकी आपको नहीं करने, डन। कायगा आपको इधर मिल जाता है, कर्नाटक वाले सेक्शन थोड़ा सा, डन है। चलिए, तो इसी के साथ क्लास को करते हैं वाइंड अप, क्लास को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छा लगा यार आपके साथ मिल करके। तो मैप वर्क इसमें काफी कुछ है यार, मैंने ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम मैप वर्क यहाँ पे कराऊं, ठीक है। और मैक्सिमम मैप्स आपको बताऊं तो आपका काम बहुत आसान है, आइडेंटिफाई करने के लिए जितने मैंने लिखे हैं सिर्फ वही आइडेंटिफाई के लिए तैयार करने हैं आपको, और लोकेशन के लिए सिर्फ आपके थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, एंड मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।